देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे टेंजेंट, टेंजेंट और टेंजेंट्स एट इंफिनिटी। तो इनको क्या बोलते हैं? एसिम्पटोट्स। देखो नया वर्ड है हमारे लिए, मतलब तुम्हारे लिए, अभी तक हमने इसको कभी डिस्कस नहीं किया। एसिम्पटोट्स बोलते हैं इसको। अच्छा देखो वर्ड डिस्कस नहीं हुआ है, लेकिन ये तुम बहुत पहले से ये बनाते आ रहे हो, ठीक है। जैसे हमारा फैमिलियर कर्व y इज इक्वल टू 10x, y इज इक्वल टू 10x का ग्राफ सबको पता है ना? कैसे बनाते हैं? ऐसे बनाते हैं, ये एक लाइन ड्रॉ कर ली, x इज इक्वल टू पाई बाई 2 की, ये ड्रॉ कर ली x इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 की, और ये हमने बना दिया 10x का ग्राफ इस बीच में, इसके बीच में ऐसा होता है, ठीक है। अच्छा आप जरा देखो, जो ये लाइन है x इज इक्वल टू पाई बाई टी, ये पाई बाई 2, ये कैसी लाइन है? ये ऐसी लाइन है जो कर्व को मीट करना चाह रही है, कहां पर? इन्फिनिटी पर, ठीक है। टच करना चाह रही है या मीट करना चाह रही है, कहां पर? इन्फिनिटी पर, ठीक है। तो इसी को हम एसिम्पटोट बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे जैसे y इज इक्वल टू 10x के कर्व में ये तो इस तरह की तो बहुत सारी लाइंस हैं, तो उन सबको हम क्या बोलेंगे? एसिम्पटोट्स, ठीक है। हम आगे भी अगर ग्राफ बनाते हैं तो इस तरीके का ग्राफ आता है, ठीक है। और इन सबको हम क्या बोलेंगे? एसिम्पटोट्स, ठीक है। टेंजेंट टू कर्व एट इंफिनिटी इज कॉल्ड एसिम्पटोट, ठीक है। दिस इज बेसिकली टेंजेंट लाइन, टेंजेंट टू कर्व एट इंफिनिटी, ओके। अब अभी फिलहाल हम हाइपरबोला पढ़ रहे हैं। अब जरा देखते हैं कि क्या हाइपरबोला में भी हमें ये इस तरह की लाइन कोई मिलती है जो कर्व को टच करे एट इंफिनिटी। भाई हमारा हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये हमने कंसिडर कर लिया, ठीक है। और हमें क्या ढूंढना है? फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एट इंफिनिटी, ठीक है। देखो इसके लिए क्या करेंगे, हमने एक पॉइंट ले लिया, लेट x1 y1 बी द पॉइंट जहां पर हमें टेंजेंट निकालनी है, ठीक है। भाई टेंजेंट टू कर्व एट इंफिनिटी का क्या मतलब है? भाई ये जो पॉइंट है जहां पर हम टेंजेंट ढूंढ रहे हैं वो कहां पर है? इंफिनिटी पर। तो लेकिन पॉइंट है तो कर्व पे ना, तो इसका मतलब हमने पॉइंट कंसिडर करना पड़ेगा। हमने ले लिया से x1 y1 इज द पॉइंट, ठीक है। जहां पर टेंजेंट की इक्वेशन कैसी दिखाई पड़ेगी? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगी, हमें पता है अगर पॉइंट कर्व पे है तो हम टेंजेंट कैसे लिखते हैं? एक्स एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई वाई वन अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब हमें तो टेंजेंट एट इंफिनिटी देखना है, इसका मतलब है ये जो पॉइंट है कर्व पे है, लेकिन ये पॉइंट है कहां पर? इंफिनिटी पर है, ठीक है। तो इसका मतलब इस पॉइंट को हमने पहुंचा दिया इंफिनिटी पर, ठीक है। यानी कि हमारा जो x1 है वो कहां पर अप्रोच कर रहा है? इंफिनिटी पर अप्रोच कर रहा है दैट टाइम, क्योंकि हमें क्या ढूंढना है? टेंजेंट एट इंफिनिटी, ठीक है। अब एक काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो x1 और y1 दो दो चीजें दिखाई पड़ रही हैं, दो दो अननोन्स, तो एक काम कर लेते हैं, क्योंकि ये पॉइंट कर्व पर है तो कर्व को सेटिस्फाई भी करेगा। यहां से हम क्या करेंगे? y1 की वैल्यू x1 के टर्म में निकाल के इसमें डाल दें, ठीक है। तो देखो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 इज y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और y1 की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस बी रूट ओवर x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो y1 की वैल्यू, क्या आ जाएगा? x1 अपॉन ए स्क्वायर एज इट इज माइनस वाई अपॉन बी स्क्वायर एज इट इज, y1 की वैल्यू हमने डाल दी, तो ये प्लस माइनस साइन है, ये माइनस साइन को चेंज कर देगा, एक बार प्लस से मल्टीप्लाई, क्योंकि मल्टीप्लाई में है ना, तो प्लस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस हो जाएगा, और फिर माइनस से करोगे तो प्लस हो जाएगा, और b टाइम्स रूट ओवर x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1, और इस 1 को भी लेफ्ट में कर लेते हैं, या फिर यहीं पे रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दिस इज 1, ठीक है। तो हमने टेंजेंट लिख दिया ऑन द कर्व x1 y1, और जो ये पॉइंट x1 y1 है वो कहां पर है? इंफिनिटी पर है, ठीक है। तो अब हमने क्या कर देना है? x1 को अप्रोचिंग हमने कर दिया कहां पर? इंफिनिटी पर। अच्छा देखो, अब जब भी इस तरह का एक्सप्रेशन या इस तरह का कैलकुलेशन होता है कि कोई चीज इंफिनिटी पर अप्रोच कर रही है,
तो हमारा एम क्या होता है कि हम 1/∞ या 1/∞ क्रिएट करें। व्हाट आई मीन इज कि 0 क्रिएट करें, क्योंकि तभी हम कुछ एक्सप्रेशन तक पहुंच पाएंगे। तुम लोगों को लिमिट में याद है ना, हम यही करते थे कि भाई हम मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स जो इन्फिनिटी पर अप्रोच कर रहा है वो कॉमन ले रहे होते थे, जिससे 1/x क्रिएट हो जाए, जिनको हम 0 पर बार बार 0 के बराबर उनकी वैल्यू कर दें। ठीक है, तो मैंने क्या करना है, अब यहाँ पर 1/x क्रिएट करने हैं। ठीक है, 1/x कैसे आएंगे, व्हेन यू डिवाइड द होल एक्सप्रेशन बाय x1। ठीक है, तो डिवाइड करो जरा, यहाँ पे डिवाइड करोगे x/a² बचेगा, माइनस प्लस को प्लस माइनस लिख लो, एक b कैंसिल हो गया, y/b आ गया, रूट ओवर, अगर x1 को अंदर लेके जाओगे तो वो x1² बन के जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा यहाँ पर 1/a² ओनली, और 1 बन जाएगा 1/x1², और राइट साइड में क्या आ जाएगा 1/x1, क्योंकि डिवाइड तो हम x1 से कर रहे हैं। ठीक है, अब जरा देखो, जहां जहां 1/x1 दिखे उन सबको कहां पर भेज दो, 0 पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0, क्योंकि x1 कहां पर जा रहा है, इन्फिनिटी पर। ठीक है, ये चीज 0 पर पहुंच गई, और हमारे पास क्या आ गया, x/a² प्लस माइनस y/b, यहाँ से 1/a² रूट से बाहर आएगा, 1/a बचेगा, और राइट साइड में 0 है, तो ये आ गया। तो हमारे पास क्या आ गया, x/a, एक a कॉमन ले लो। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बचेगी, 1x/a प्लस माइनस y/b इज इक्वल टू 0। a को हमने 0 में मल्टीप्लाई कर दिया, नाउ वी हैव x/a प्लस y/b इक्वल टू 0, और एक आ गया हमारे पास x/a माइनस y/b इज इक्वल टू 0। तो दीज आर द टू एसिम्पटोट्स फॉर अवर स्टैंडर्ड हाइपरबोला। ठीक है, दीज आर द इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स for hyperbola x² minus y² is equal to 1। ओके बच्चों, ये चीज समझ में आ गई कैसे हमने निकाला? हाँ मैम। एक बार फिर से लिख लिया या लिखना बाकी है अभी? मैम लिखना है। लिखना है, अच्छा रुक जाओ, पहले पूरी स्टोरी समझ लो उसके बाद लिखना। ठीक है, अभी कुछ और भी बताना है, ठीक है, वो करने के बाद लिखना। एक बार फिर से देखो हमने क्या किया था, हमने अगर टेंजेंट एट इन्फिनिटी निकालना है तो पहले मैंने एक पॉइंट कंसीडर किया विच इज ऑन द कर्व, जो कि कर्व को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन बन गया हमारे पास। और टेंजेंट एट दिस पॉइंट कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, लेकिन हमें तो टेंजेंट एट इन्फिनिटी लिखना था, तो मैंने पॉइंट को अप्रोच करा दिया इन्फिनिटी पर। ठीक है, इन्फिनिटी पर अप्रोच करा दिया, और उसके बाद क्या करा, इन्फिनिटी पे अप्रोच कराएंगे तो हम क्या करेंगे, 1/x क्रिएट करेंगे। मैंने पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड कर दिया बाय x1 से, और हमें ये मिल गया, ये मिल गया। ठीक है, a कॉमन ले लिया, 1/a कॉमन लेके राइट साइड में मल्टीप्लाई कर दिया a को, और फिर हमें ये दो इक्वेशंस मिल गई जिनको हम क्या बोल रहे हैं, इक्वेशंस ऑफ एसिम्पटोट्स। इन दोनों को अगर तुम क्लब करते हो तो देखो इक्वेशन कैसी दिखाई पड़ेगी, x/a प्लस y/b इक्वल टू 0 एंड x/a माइनस y/b इक्वल टू 0। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो a² माइनस b² से we will have x² माइनस y² इज इक्वल टू 0। तो दीज बेसिकली, अब ये तो एक बन गया, तो दिस इज द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स फॉर दिस हाइपरबोला। you can see कि इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स एंड द हाइपरबोला, दोनों को अगर ध्यान से देखो बच्चों, डिफरेंस कहाँ पे दिख रहा है, सिर्फ इस कांस्टेंट में हो रहा है ऐसा। ठीक है, हमने कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट ये लिख ली, और ये हमारा हाइपरबोला है, एंड दे आर डिफर बाय अ कांस्टेंट ओनली। ठीक है, अच्छा अब देखो एक चीज और, उसके बाद नोट करना। सपोज मैंने हाइपरबोला को जनरल फॉर्म में ले लिया, जनरल फॉर्म मतलब राइट साइड में यहाँ पर कुछ भी है, मान लो यहाँ पे k है। ठीक है, मतलब यहाँ पर कुछ भी हो, 1 2 3 4 कुछ भी हो, कोई भी नंबर हो, ये एक्सप्रेशन जो हमने अभी बनाया है कंबाइंड इक्वेशन का, ये सेम रहता है, और इक्वेशंस भी सेम ही होती हैं। एक बार चेक कर लेते हैं क्यों ऐसा होगा। भाई फिर से हमने x1 y1 पॉइंट लिया जो कर्व को सेटिस्फाई करेगा, तो ये एक एक्सप्रेशन हमें यहाँ से मिल गया। हमें क्या निकालना है, टेंजेंट एट इन्फिनिटी। तो टेंजेंट एट इन्फिनिटी, क्योंकि पॉइंट कर्व के ऊपर है, तो हमें पता है कि t इक्वल टू 0 से हम टेंजेंट लिख देते हैं फट से, तो हमने लिख दिया। अब हमने क्या करना है, इस y1 को रिप्लेस करना है, y1 यहाँ से निकालेंगे, तो y1 की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, आ जाएगी प्लस माइनस b रूट ओवर
x1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस k के बराबर, ठीक है। तो x1 अपॉन a स्क्वायर एज इट इज माइनस y अपॉन b स्क्वायर, y1 के प्लेस पर मैंने प्लस माइनस डाल दिया, तो ये ऐसा हो गया इज इक्वल टू k, ठीक है। उसके बाद हमें 1 अपॉन x1 क्रिएट करना है, एंड फॉर दैट वी डिवाइड द होल एक्सप्रेशन बाय x1 से डिवाइड करेंगे, x अपॉन a स्क्वायर यहाँ पे बचेगा, प्लस माइनस एक भी गायब, y अपॉन b बचेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट ओवर 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस k अपॉन x1 स्क्वायर इज इक्वल टू k अपॉन x1। होगा ऐसा, ये 1 अपॉन x1 स्क्वायर है या 1 अपॉन x1 है, सारे जीरो पर अप्रोच करेंगे, क्यों, क्योंकि x1 कहाँ पर जा रहा है, इन्फिनिटी पर, और हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, x अपॉन a स्क्वायर प्लस माइनस y अपॉन b, यहाँ से a बाहर आ जाएगा, तो ये a इक्वल टू 0। इसका मतलब है कंबाइंड इक्वेशन या फिर एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा अगर हमने हाइपरबोला को चेंज कर दिया। कैसा चेंज, हमने अगर उसका बेसिकली अगर राइट साइड में जो ये 1 लिखा है उसके प्लेस पर हम कुछ भी ले लें, तो हमारे कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट या फिर एसिम्प्टोट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता, एसिम्प्टोट सेम ही रहेंगे। दिखाई पड़ गया सबको। अब देखो ये बनेंगे कैसे वो भी देख लो। अगर सपोज ये हाइपरबोला है, ठीक है, तो ध्यान से देखो ये लाइन क्या लिखी हुई है, ये लाइन लिखी हुई है y अपॉन बी को हमने इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए कर दिया, फिर y इज इक्वल टू क्या हो गया, b अपॉन ए एक्स के बराबर, और यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई, माइनस b अपॉन ए एक्स के बराबर, ठीक है। ये दो लाइंस हैं और दोनों लाइंस कहाँ से पास हो रही हैं, ओरिजिन से, ठीक है। मतलब एसिम्प्टोट्स कहाँ से पास होते हैं, सेंटर ऑफ द हाइपरबोला से, और ये क्या है, टेंजेंट टू कर्व एट इंफिनिटी है, मतलब कहीं इंफिनिटी पर ये मीट कर रही होगी लाइन, टच कर रही होगी कर्व को, ओके। एक लाइन ये है और एक लाइन ऐसी। प्रथम समझ में आ गया, ये इतना अच्छा नहीं बन रहा मेरा, अरे यार कुछ भी। ओके, तो बच्चों ये कर्व को मीट करने वाली लाइन है कहां पर, इंफिनिटी पर, ठीक है। तो हाइपरबोला कैसा भी हो, जो एसिम्प्टोट्स हैं वो कुछ ऐसे होंगे, ठीक है। बच्चों देखो अब हमने 2-3 चीजें ऑब्जर्व करी हैं, उनको एक साथ कर लेते हैं। देखो सबसे पहले हमने क्या नोटिस किया कि हाइपरबोला, या सीधे यही लिख लो, एसिम्प्टोट्स ऑफ हाइपरबोला will always pass from through center of the hyperbola, ठीक है, हमेशा सेंटर से पास होंगे। दूसरी चीज, हाइपरबोला and their asymptotes are differ by a constant only, ठीक है। और एक और चीज हमने देखी, क्या देखा कि अगर उस k को चेंज कर दें, k को चेंज करने का मतलब बच्चों क्या है, वो k कुछ भी हो सकता है, मतलब अगर हमने हाइपरबोला लिया, ठीक है, एंड इट्स कॉन्जुगेट हाइपरबोला, ठीक है, एंड इट्स कॉन्जुगेट hyperbola and its conjugate both have same asymptote line, same asymptotes line, yes or no। देखो अगर मान लो हमारा ये हाइपरबोला है, ठीक है, इसका कॉन्जुगेट भी बना लेते हैं, ये इसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला है, ठीक है। तो ये जो लाइन है ये दोनों के लिए ही तो काम कर रही है एसिम्प्टोट का, क्यों बच्चों, टेंजेंट टू कर्व एट इंफिनिटी, ठीक है। माय डायग्राम इज नॉट दैट गुड बट यस, दीज आर द लाइंस जो दोनों कर्व को इंफिनिटी पे टच करेंगी, ओके, यस मैम। ठीक है। मैम एक बार ऊपर का दिखा दो।
और ऊपर नो मैम बस ये। अच्छा, अब इसी में हमने एक नेक्स्ट स्पेशल काइंड ऑफ हाइपरबोला के लिए भी एसिम्प्टोट की बात कर लेते हैं. इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में क्या होता है, a इज इक्वल टू बी. देखो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस बारे में. अगर हाइपरबोला की इक्वेशन में a और b सेम कर दोगे तो क्या होगा, यहाँ पर b की जगह a आ जाएगा और फिर इस a को हम a स्क्वायर को कॉमन लेके राइट में भेज सकते हैं और हाइपरबोला हमारा कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. ठीक है, इसके लिए एसिम्प्टोट्स क्या हो जाएंगे भाई, अगर हाइपरबोला में तुमने a को b से रिप्लेस किया है तो यही काम हम इसके एसिम्प्टोट्स के साथ कर देते हैं. तो हमें डायरेक्ट क्या मिल जाएंगे, इक्वेशन फॉर एसिम्प्टोट्स मिल जाएंगे. क्या होता है इक्वेशन, इक्वेशन है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1 एंड दूसरी एसिम्प्टोट क्या है, x अपॉन a माइनस y अपॉन b इज इक्वल टू 1. 1 नहीं, 0 0 0 है राइट साइड में, है ना. ठीक है, लाइंस कैसी हैं, पासिंग थ्रू ओरिजिन सेंटर ऑफ द हाइपरबोला. ठीक है, तो अब a और b इक्वल करोगे तो क्या हो जाएगा, एक आ जाएगा हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 0 और दूसरी लाइन आ जाएगी x माइनस वाई इक्वल टू 0. यस और नो, क्यों अचिंत्य, क्योंकि a और b तुमने इक्वल कर दिया फिर कॉमन लेके मल्टीप्लाई बाय 0 कर दिया, होगा ऐसा. यस मैम. ठीक है, तो हमारे पास देखो कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट क्या आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0. तो these two equations are asymptote for this rectangular hyperbola और this is combined form of asymptotes. ठीक है, देखो यहां से भी हमें दिखाई पड़ रहा है कि जो हाइपरबोला है और जो उसके एसिम्प्टोट्स की कंबाइंड इक्वेशन है दैट इज डिफर बाय अ कांस्टेंट ओनली. ठीक है, तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के एसिम्प्टोट्स हो गए. ये दोनों लाइंस के बीच का एंगल भी दिख रहा है. देखो अगर हमारे पास हाइपरबोला रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, ठीक है, मतलब a और b इक्वल है, तो उस केस में एक एसिम्प्टोट क्या है, y इज इक्वल टू एक्स लाइन. देखो y इज इक्वल टू एक्स लाइन. ठीक है, और दूसरी क्या है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स लाइन, तो वो ऐसी बनेगी लाइक दिस. ठीक है, यानी कि एक 45 है एक का स्लोप और एक का स्लोप कितना है 135. इसका मतलब बीच का एंगल कितना हो जाएगा 90, होगा ऐसा. तो ये जो दो एसिम्प्टोट्स हैं दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन केस ऑफ दिस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. ओके, अगर तुमसे मान लो कोई पूछता है कि इन एसिम्प्टोट्स के बीच का एंगल निकालो तो निकल जाएगा बच्चों, बताओ भाई. हम दोनों का स्लोप लिख लेंगे. मान लो इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है. m1 की वैल्यू देखो यहाँ से दिख रही है, y इज इक्वल टू mx लाइंस के, मतलब y इज इक्वल mx से कंपेयर करोगे तो दिस इज m फॉर वन एसिम्प्टोट, दिस इज और ये कहाँ है, ये रहा m2 और बस tan थीटा का फॉर्मूला लगा दोगे m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, वहां से हमें एंगल बिटवीन टू एसिम्प्टोट्स मिल जाएगा. यस, तो एंगल हम यहाँ पर भी निकाल सकते हैं, लेकिन एनीवे हमारा ये स्पेशल केस है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जिसमें एसिम्प्टोट के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री. ओके, अच्छा बच्चों देखो अब ये जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है इसको हम थोड़ा सा एक और भी फॉर्म है इसकी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है, उसको देखते हैं. हमने क्या किया, इस हाइपरबोला को 45 रोटेट करना है हमें. ठीक है, तो एक सेकेंड रुको जरा, इसको ठीक कर लेते हैं. हाँ, तो हम बात कर रहे थे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की एक और फॉर्म के बारे में. ठीक है, ये 90 डिग्री था पूरा एंगल. हाँ, तो दूसरी फॉर्म कैसे मिलेगी, व्हेन वी रोटेट द हाइपरबोला बाय 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है, तो देखो क्या होगा, उस केस में तुम्हारा हाइपरबोला ऐसा हो जाएगा, उसका एक ब्रांच यहाँ पर आ जाएगा और दूसरा ब्रांच यहाँ पर आ जाएगा. ठीक है, अब एसिम्प्टोट्स की लोकेशन देखना, अगर तुम्हारी एक लाइन है y इज इक्वल टू एक्स लाइन. ठीक है, ये y इज इक्वल टू एक्स लाइन है और Yes, ये ma'am. हाइपर, ये हमारे पहले वाले यानी कि जो पहले वाला फॉर्म था उसके लिए एसिम्प्टोट का काम करी थी. अब इसको अगर 45 लेकर जाओगे तो कहां पर पहुंच जाओगे, यहाँ पर पहुंच जाओगे. यस, y एक्सिस पे.
तो y एक्सिस विल बिकम एसिम्प्टोट की इक्वेशन फॉर न्यू हाइपरबोला, ठीक है। और दूसरी लाइन ये जो 45 है ये भी आगे रोटेट हो जाएगी, इसका मतलब है अब वो लाइन यहाँ पर पहुंच जाएगी, यानी ये हमें क्या मिल गया, अनदर एसिम्प्टोट, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अब न्यू हाइपरबोला के लिए हमारे एसिम्प्टोट्स क्या बन गए, रेक्टेंगुलर एक्सिस, मतलब एक एक्सिस हमारी एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, एंड दीज आर इक्वेशंस ऑफ एसिम्प्टोट्स नाउ, ठीक है। y इक्वल टू 0 लाइन एंड x इज इक्वल टू 0 लाइन, ओके एवरीवन। हमने Yes, अपने ma'am. हाइपरबोला को 45 डिग्री रोटेट किया है, ठीक है। इस डायग्राम में थोड़ा कंफ्यूजन है, मैं एक ही कलर से बना देती हूँ, ठीक है। मान लो पहले हमारे पास था a इज इक्वल टू बी फॉर्म, जिसमें ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला था, हमने इसको 45 रोटेट किया एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इसके एसिम्प्टोट्स भी बना देते हैं ब्लैक कलर से, जिससे तुम आराम से डिस्टिंक्शन कर पाओ कि कौन सा वाला किसका एसिम्प्टोट है। ये लाइन हमारी y इज इक्वल टू एक्स है, और से दिस वन इज y इज इक्वल टू माइनस एक्स, ठीक है। दिस इज y इज इक्वल टू माइनस एक्स लाइन। अच्छा, अब रोटेट करने के बाद 45 रोटेट करा तो हमारी एक तो बन गई ये एक्सिस वन एसिम्प्टोट, ठीक है। दूसरी एक्सिस एक्स एक्सिस बन गई अनदर एसिम्प्टोट, क्यों, क्योंकि मैंने इसको यहाँ पर और इसको यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, और हाइपरबोला हो गया ऐसा, ऐसा और ऐसा, ठीक है। अभी ठीक है बच्चों, दिख रहा है सबको, ये इसके लिए एसिम्प्टोट्स, अभिनव समझ में आ रहा है, Yes, ma'am. ठीक है। अब आते हैं इसकी इक्वेशन पे कि इसकी इक्वेशन क्या होगी, क्योंकि हमने जो ये ब्लैक कलर से बनाया हुआ था वो तो था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर हाइपरबोला, और इसके जो एसिम्प्टोट्स थे वो क्या थे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब जरा ये पर्पल हाइपरबोला की बात कर लेते हैं, ठीक है। मैजेंटा कलर है रादर, ओके। तो क्या किया जाए भाई, देखो इसके लिए मैंने क्या किया, ये पॉइंट लिया, ये पॉइंट अभी हमारे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पे है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, a,0, ये तो वर्टेक्स है तो a,0 होगा, ये पॉइंट अब यहाँ पर पहुंच गया, तो अगर ये डिस्टेंस a है तो ये भी a ही होगा, और अगर ये a है और ये एंगल हमें पता है 45, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम लिख सकते हैं। अगर ये वर्टेक्स v था तो अभी v डैश के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x कोऑर्डिनेट हो जाएगा a cos 45 और y हो जाएगा a sin 45, होगा बच्चों, Yes, दिख रहा है। ma'am. तो इसके लिख Yes, लेते ma'am. हैं a cos 45 मतलब a बाई रूट टू, एंड v मतलब a sin 45 मतलब a बाई रूट टू, ठीक है। वर्टेक्स b के v डैश के कोऑर्डिनेट्स, तो इसका मतलब हमें एक पॉइंट मिल गया जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पे है, ओके। अच्छा, अब वो भी लिख लेते हैं, क्या, इसकी इक्वेशन, ओके। अच्छा देखो, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी क्या, कि हाइपरबोला और जो एसिम्प्टोट की इक्वेशन है वो डिफर बाय अ कांस्टेंट होती है, ठीक है। अभी हमें क्या पता है, हमारा जो न्यू फॉर्म है उसमें हमें हाइपरबोला की नहीं, हमारे पास उसके एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन है, क्यों, एक एक्स एक्सिस मतलब y इक्वल टू 0 और एक y एक्सिस मतलब x इज इक्वल टू 0, अगर कंबाइन करोगे तो एक्स वाई इक्वल टू 0, इसका मतलब हमारे पास एसिम्प्टोट की इक्वेशन आ गई, इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स। और अगर हमारे पास इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स है तो हम कर्व तक कैसे पहुंचेंगे, हमें ये तो पता है ना कि कर्व एंड एसिम्प्टोट्स आर डिफर बाय अ कांस्टेंट, तो ये सम k के बराबर कर दिया मैंने। अब इस k की वैल्यू कैसे निकाले, दिस पॉइंट लाइज ऑन द कर्व ऑन द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो इट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन। तो यहाँ पर x और y की जगह हमने a बाई रूट टू इज इक्वल टू k, यहाँ से k की वैल्यू मिल गई a स्क्वायर बाई 2, पुट द वैल्यू ऑफ k हियर, we get equation of rectangular hyperbola which is this. जनरली बुक्स में एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर का फॉर्म होता है, लेकिन जो भी है वो अकॉर्डिंगली सारी चीजें सी के टर्म में होंगी या फिर ए के टर्म में होंगी, वो हमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये कांस्टेंट है,
ये बस पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का अनदर फॉर्म, दिस इज xy इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अच्छा देखो, अब हमने इसमें एक जब हमने ग्राफ डिस्कस करे तो हमने एक फंक्शन डिस्कस किया था, रेसिप्रोकल फंक्शन। वो रेसिप्रोकल फंक्शन क्या था, y इज इक्वल टू 1/x, या फिर तुम इसको xy इज इक्वल टू 1 भी बोल सकते हो। तो ये अब ये समझ में आ रहा है रेसिप्रोकल फंक्शन का ग्राफ कैसा होगा। देखो हमने कुछ इस तरह का ग्राफ ड्रॉ किया था, और अगर नहीं भी किया था तो अब ये याद रख लो, ठीक है। अगर कोई तुमसे कहता है कि y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ बनाओ, तो ग्राफ कैसा बनेगा, लाइक दिस। फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में ग्राफ बनता है, ओके। Yes, ma'am. अब एक बार फिर से सुनो, हमने नॉर्मल के लिए क्या करना था। नॉर्मल अगर हमें किसी पॉइंट x1 y1 पे लिखना है तो पहले हम निकालेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व डिफरेंशिएशन से, और उसके बाद -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट करोगे तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगी। पॉइंट है, स्लोप है, तो हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख देंगे किस पर, एट पॉइंट x1 y1 पर। ये खुद से करना है, जैसा हर कर्व के साथ करे थे बिल्कुल यहाँ पर भी बिल्कुल वही करना है। और ये प्रूव कर लेना कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएगी, a स्क्वायर x अपॉन x1 प्लस b स्क्वायर y अपॉन y1 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये याद रखना है बच्चों, नॉर्मल एट x1 y1। ठीक है, देखो इलिप्स के केस में क्या थी, बहुत सिमिलर सी है इसलिए याद रहेगा। इलिप्स के केस में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल थी a स्क्वायर x अपॉन x1 माइनस b स्क्वायर y अपॉन y1 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल in case of ellipse, normal at x1 y1। ठीक है, और ये आ जाएगी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट x1 y1 फॉर हाइपरबोला। ठीक है, तो अगर सपोज हमें लिखना है नॉर्मल एट 6,3 टू हाइपरबोला x स्क्वायर अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। तो एक बार जरा सब अपने अपनी नोटबुक में इसकी इक्वेशन लिख देना, इसको वापस लिखो जिससे ये याद हो, और इस पॉइंट पर फिर आंसर लिखो। कैसे आंसर लिखेंगे, a स्क्वायर x अपॉन x1 6 माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, हाइपरबोला देखो, हाइपरबोला में यहाँ माइनस है तो नॉर्मल की इक्वेशन में प्लस, और इलिप्स में उल्टा है, इलिप्स की इक्वेशन में प्लस होता है जबकि नॉर्मल में यहाँ पर माइनस का साइन है। ठीक है, और a स्क्वायर b स्क्वायर ऊपर है, यहाँ पर भी a स्क्वायर है, यहाँ पर भी b स्क्वायर, मतलब a और b तो कहीं है ही नहीं। ठीक है, तो एनीवे a स्क्वायर x अपॉन x1 इज 6 प्लस b स्क्वायर इज 3 y अपॉन y1 इज 3 इज इक्वल टू a स्क्वायर 9 b स्क्वायर 3। ठीक है, तो ये 3 ये 2 ये कट गया, और ये हमारे पास क्या आ गया, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू, ये कितना बच गया, 12 इंटू 2 से 24। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ओके, अचिंत्य लिख लिया था। Yes, ma'am. अच्छा नेक्स्ट, अब देखो नॉर्मल की एक फॉर्म और है, नॉर्मल एट पैरामीट्रिक फॉर्म। ठीक है, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, a sec थीटा कॉमा b tan थीटा, ये हमारी पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं हाइपरबोला के लिए। और इस पॉइंट पर अगर हमें नॉर्मल लिखना है तो बस क्या करना पड़ेगा, ये जो x1 y1 है इसके प्लेस पर a sec थीटा b tan थीटा डालना है। ठीक है, तो a स्क्वायर x अपॉन x1 इज a sec थीटा प्लस b स्क्वायर y अपॉन y1 इज b tan थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, एक a कैंसिल, एक b कैंसिल, और हमारे पास इक्वेशन आ गई ax अपॉन sec थीटा प्लस बी वाई अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन टर्म्स ऑफ थीटा। ओके, अब देखो इलिप्स के केस में क्या हो रहा था, इलिप्स के केस में एक बार चेक कर लेते जिससे ये दोनों साथ में याद रहे। हमारा इलिप्स में नॉर्मल था एट थीटा ax अपॉन कॉस थीटा माइनस by अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये नॉर्मल इन टर्म्स ऑफ थीटा, जबकि हाइपरबोला के केस में दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन टर्म्स ऑफ थीटा। ओके, तो बस देखो ये माइनस और प्लस का ही डिफरेंस है, और कोई डिफरेंस नहीं है, तो ये दोनों याद रहना चाहिए। और वैसे याद रख लो, इलिप्स में प्लस होता है तो यहाँ पे माइनस का साइन आ रहा है, इधर भी माइनस और इधर भी माइनस, ठीक है, जबकि हाइपरबोला के केस में दोनों जगह प्लस है, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, इफ P A sec theta comma B tan theta and Q A sec phi comma B tan phi, where theta plus phi is pi by 2, be 2 points on the hyperbola if H comma K is a point of intersection of normals at P and Q, then K की वैल्यू आंसर करनी है। क्वेश्चन क्लियर है सबको? अक्षत ओके? देखो हमने क्या करना है, P एंड Q पे नॉर्मल्स ड्रॉ करने हैं, ठीक है। P और Q के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा इन दोनों नॉर्मल्स का, उसे हमने H और H कॉमा K बोल दिया, उसमें जो K कोऑर्डिनेट है वो तुम्हें आंसर करना है। ऑप्शंस आर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए, माइनस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी, माइनस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या करना है भाई? दोनों पॉइंट्स पर नॉर्मल की इक्वेशन लिखोगे पहले, ठीक है, फिर ये रिलेशन यूज करोगे, ओके, और फिर क्या करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी कि तुम्हें सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड, वही सिंपल सा, और जो के कोऑर्डिनेट होगा उसका मतलब वाई कोऑर्डिनेट होगा वो तुम्हें आंसर करना है। ठीक है, तो करो और बताओ आंसर क्या आ रहा है। वही तुमने पॉइंट पी पर अगर नॉर्मल लिखनी है तो कैसे लिखोगे, ए एक्स अपॉन सेक थीटा प्लस बी वाई अपॉन टेन थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नॉर्मल एट पॉइंट क्यू क्या हो जाएगा, ए एक्स अपॉन सेक फाइव बी वाई अपॉन टेन फाइव इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब हमें बस क्या करना है, हमें ए एक्स को यहाँ से हटाना है और के की वैल्यू लेकर आनी है। उससे पहले देखो हमें एक रिलेशन दिया हुआ है, यूज कर लेते हैं। क्या करेंगे, पाई की जगह पाई माइनस पाई बाई टू माइनस थीटा रख दें, ठीक है, तो पाई बाई टू माइनस थीटा से क्या होगा, पाई बाई टू माइनस थीटा अगर यहाँ पे डालोगे तो सेक बिकम कोसेक, ठीक है, तो ये आ जाएगा कोसेक थीटा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, टेन बिकम्स कॉट, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा। ठीक है, अब बस तुम्हारे पास ये दो इक्वेशन है और हमें क्या निकालना है, y की वैल्यू, तो यानी x को हटाना है, x को एलिमिनेट करना है, तो x का कोफिशिएंट सेम कर लो। अब उससे पहले एक काम कर लेते हैं, थोड़ा आसान दिखेगा अगर हम इसे साइन कॉस में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, तो ये क्या लिखा हुआ है, ए एक्स कॉस थीटा प्लस बी वाई, नीचे साइन ऊपर कॉस, तो ये साइन थीटा नीचे ऊपर कॉस थीटा आ जाएगा, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए एक्स अपॉन साइन, तो ये ऊपर आ गया साइन थीटा यहाँ पे, और बी वाई के साथ नीचे कॉस ऊपर साइन, राइट साइड में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इस पहले वाले को साइन से, दूसरे वाले को कॉस से हमने कर दिया मल्टीप्लाई, क्या आ गया, ए एक्स कॉस थीटा साइन थीटा बी वाई कॉस थीटा बचेगा, साइन थीटा कट जाएगा, और राइट साइड में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विथ साइन थीटा, और यहाँ पर आ गया ए एक्स साइन थीटा कॉस थीटा, फिर बी वाई कॉस कॉस गायब, यहाँ पे साइन आ जाएगा, और राइट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं दोनों को, ये कट गया, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, बी वाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और राइट साइड में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, देखो बस एक माइनस का फर्क है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, माइनस हमने बाहर
कॉमन ले लिया और y की वैल्यू आ गई कितनी, माइनस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, ओके अभिनव? Yes, ma'am. ठीक है, अब इसे कंप्लीट करें ना जिसका नहीं हुआ है। देखो बच्चों, हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का, बिल्कुल सेम यहाँ पर भी वही है, डेफिनेशन सेम, सब कुछ सेम। क्या पढ़ा था इसमें हमने भाई? अगर सर्कल के केस में कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का क्या मतलब था, हमने एक आउटसाइड पॉइंट से अगर टेंजेंट्स ड्रॉ करे, ठीक है, तो लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, यही थी कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी यही काम करेंगे। सपोज ये हमने हाइपरबोला का कोई एक ब्रांच ले लिया और हमने एक पॉइंट आउटसाइड लिया जहां से हमने ड्रॉ कर दिए टू टेंजेंट्स टू हाइपरबोला। ठीक है, और फिर क्या करा, लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट है, हमने इसको ज्वाइन कर दिया एंड लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो अगर पॉइंट x1 y1 है जहां से हम टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं, इसके रिस्पेक्ट में अगर हमें इक्वेशन लिखनी है ए बी की, तो कैसे लिखते हैं? वी हैव वन फॉर्मूला फॉर दैट एंड दैट इज t इक्वल टू 0। रिमेंबर गाइज, t इक्वल टू 0 इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, जहां पर जो t हमें लिखना है वो किस पॉइंट के रिस्पेक्ट में लिखना है? इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में जहां से हमने टेंजेंट्स ड्रॉ करें। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, क्योंकि हमारा हाइपरबोला हमने ये लिया हुआ है तो इक्वेशन ऑफ ए बी बिकम्स एक्स x1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई y1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगी। क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन है, tangents are drawn from any point on hyperbola x square upon a square minus y square upon b square is equal to 1 to the circle x square plus y square is equal to 9. Find the locus of midpoint of the chord of contact. ठीक है, तो अब एक बार पहले इसको ड्रॉ करो और फिर देखो कि तुम्हें क्या एग्जैक्टली चाहिए। अच्छा एक चीज और, ये जो हाइपरबोला गिवन है, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ पर गिवन है, एक सेकेंड इसको ठीक कर देते हैं। ए स्क्वायर इज 9 एंड बी स्क्वायर इज 4। ठीक है, इस हाइपरबोला पे हमने एक पॉइंट लेना है जहां से हमें इस सर्कल के लिए कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ड्रॉ करनी है, उसके मिड पॉइंट का लोकस वी हैव टू फाइंड। ठीक है, तो एक बार जरा ड्रॉ करो और चेक करो, देखो कैसे निकलेगा। अब देखना जरा, देखो ऐसे कर रहे हो या नहीं, एक बार देखो भाई। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है हमने क्या करना है, टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन दिस हाइपरबोला। हाइपरबोला पे हमने कोई पॉइंट लिया, कैसे लेंगे पॉइंट? इस हाइपरबोला पे अगर पॉइंट कंसीडर करना है तो हम कंसीडर करेंगे ए मतलब 3 cos सॉरी सेक थीटा। ओके वेट, एलिप्स और हाइपरबोला में ध्यान रखो भाई, यहाँ पर ए सेक थीटा बी टेन थीटा है, बी मतलब 2 टेन थीटा। ठीक है, ये हमने एनी पॉइंट ऑन द हाइपरबोला कंसीडर कर लिया। अब हमें इस सर्कल पे टेंजेंट्स ड्रॉ करने। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, सर्कल का रेडियस कितना है? 3 के बराबर। इसका मतलब है हमारा जो सर्कल है ये ऑक्सिलरी सर्कल की बात कर रहे हैं, मतलब इस सर्कल की इक्वेशन के प्लेस पर यहाँ पर ऑक्सिलरी सर्कल लिख देते, तब भी तुम्हें यही काम करना होता है ना। यानी कि जिसको अगर सर्कल ही नहीं पता ऑक्सिलरी सर्कल क्या होता है, फिर वो तो थोड़ी देता देखते ही क्वेश्चन, है ना। तो एनीवे ये हमने ऑक्सिलरी सर्कल बना लिया। ओके, तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने करना क्या है, एक पॉइंट कंसीडर करा था ऑन हाइपरबोला, यहां से हमने 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करे
से एक किसी पॉइंट P से ड्रॉ किए, ये पॉइंट P है, ये Q है, इसको R बोल दिया और हमें क्या मिल गया, ये COC मिल गया, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट RQ। इसके मिड पॉइंट का लोकस हमें ढूंढना है। ठीक है, हमने मान लिया लेट दिस पॉइंट बी x1 y1। ठीक है, तो अब क्या किया जाए भाई, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये जो लाइन है RQ, ये क्या है, सर्कल के कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट जैसी दिख रही है ये। तो हम RQ की इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं फ्रॉम COC फॉर सर्कल। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट, तो इक्वेशन कैसे लिखोगे, t इक्वल टू 0 से x इंटू x1 मतलब 3 sec थीटा, y इंटू y1 मतलब 2 tan थीटा इज इक्वल टू 9। ये हमारे पास आ गया RQ इन COC फॉर्म। अच्छा, अब देखो हम RQ को एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, दिस इज अ कॉर्ड हुज मिड पॉइंट इज गिवन। बच्चों ये बिल्कुल वैसे ही है, मिड इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हुज मिड पॉइंट इज गिवन, जैसे हमने सर्कल में पढ़ा, फिर हमने पैराबोला में पढ़ा, इलिप्स में भी बिल्कुल सेम है और हाइपरबोला में भी सेम है, फॉर्मूला एकदम सेम है, एंड दैट इज t इक्वल टू s1, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हुज मिड पॉइंट इज गिवन। ठीक है, तो RQ को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं भाई, देखो हमें अगर x1 y1 को रिलेट करना है तो कुछ ऐसा यूज करना पड़ेगा जिसमें ये x1 y1 आए। ठीक है, तो हमने क्या देखा, दिस इज अ कॉर्ड हुज मिड पॉइंट इज गिवन, और उसको हम कैसे लिखते हैं, t इक्वल टू s1। और ये t इक्वल टू s1 किस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट, मतलब किस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में लिख रहे हो, इस मिड पॉइंट के रेफरेंस में, यानी कि t क्या हो जाएगा, और किसके लिए लिख रहे हो, सर्कल के लिए। फिर से सर्कल की कॉर्ड है जिसका मिड पॉइंट तुम्हें पता है। ठीक है, तो t कैसे लिखेंगे, x1 प्लस y1 माइनस 9, इसको मैंने इस फॉर्म में लिख लिया पहले सर्कल को, राइट साइड 0 करके। और s1 कैसे लिखेंगे, कर्व एट द पॉइंट, मतलब x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस 9। ठीक है, तो अब हमें RQ मिल गया सेकेंड फॉर्म में, मतलब इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हुज मिड पॉइंट इज गिवन। दोनों एक ही चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों इक्वेशन सेम होनी चाहिए, और अगर सेम है तो इनके कोफिशिएंट सेम रेशियो में होंगे। ठीक है, तो इक्वेट कर देते हैं, ऊपर से x का कोफिशिएंट इज 3 sec थीटा, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन दिस इज x1 2 tan थीटा, y का कोफिशिएंट एंड y1 सेकेंड इक्वेशन से ये -9 दोनों तरफ से काट दो, और कांस्टेंट क्या हो जाएगा, 9 फ्रॉम फर्स्ट एंड x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर फ्रॉम सेकेंड। ठीक है, अच्छा अब एक काम करते हैं, क्योंकि हमें x1 y1 को रिलेट करना है और यहाँ पे sec और tan दिखाई पड़ रहे हैं, तो दिमाग में क्या आना चाहिए, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटी यूज करनी। ठीक है, तो इन दोनों को एक साथ कर लो पहले एक बार, यहाँ से हम sec थीटा की वैल्यू लिख देंगे, क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 3x1 अपॉन x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। इन दोनों को इक्वेट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9y1 अपॉन 2 टाइम्स x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। ठीक है, अब sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 होता है, तो स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट कर दो, तो क्या आ जाएगा, 9x1 स्क्वायर अपॉन x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 81 y1 स्क्वायर अपॉन 4 टाइम्स x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन मतलब दिस इज x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर होल स्क्वायर एंड राइट साइड में 1। ठीक है, x1 y1 को जैसे x y से रिप्लेस करोगे वैसे यू विल गेट द लोकस, रिप्लेस x1 y1 बाय xy। ठीक है, तो ये हमें क्या मिल गया, लोकस। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं, ये सबका हो गया, ये अचिंत्य हो गया बच्चे, हम थोड़ा सा रह रहे हैं नोट करना। हाँ करो करो, अभी ऊपर करने की जरूरत तो नहीं है ना। नो मैम। ठीक है, if x is equal to 9 is the chord of contact
देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है x इज इक्वल टू 9 इज द कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ द हाइपरबोला। इस हाइपरबोला के लिए x इज इक्वल टू 9 लाइन जो है वो क्या है, COC। और हमें क्या लिखना है, करस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ टेंजेंट्स की इक्वेशन। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है निमय? यस मैम, क्लियर। ठीक है, अब पहले ड्रॉ करो और फिर देखो कैसे निकालोगे। भाई देखो x इज इक्वल टू 9 तुम्हें कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट दिया है फॉर दिस हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। ओके, हमने उसका से ये पार्ट ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब x इज इक्वल टू 9 लाइन कैसी होगी, वो तो ऐसी होगी x इज इक्वल टू 9। ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट दी हुई है, यानी कि हमने कोई एक आउटसाइड पॉइंट लिया होगा जहां से मैंने टेंजेंट ड्रॉ करे होंगे, और फिर हमने कहा कि लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है, तो से ये पॉइंट P था जहां से हमने टेंजेंट्स ड्रॉ किए। ठीक है, और ये x इज इक्वल टू 9 लाइन जो कि कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है। अब हमें सपोज ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, तो हमें PA इंटू PB की कंबाइंड इक्वेशन चाहिए। ठीक है, मतलब हमें PA इंटू PB लिखना है, यानी कि दोनों लाइंस लिखनी है और फिर उनको मल्टीप्लाई करके आंसर करना है, फिर इनमें से हमें एक ऑप्शन मिल जाएगा। क्या किया जाए अब? कोई बताएगा क्लास में, कोई किसी ने किया हो बताएगा? अच्छा ठीक है, चलो कोई नहीं, देखते हैं। भाई x इज इक्वल टू 9 अगर ये लाइन है और ये हाइपरबोला हमारे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट A एंड एट पॉइंट B, तो हमें x कोऑर्डिनेट तो मिला ही हुआ है, y कोऑर्डिनेट हम निकाल सकते हैं कहाँ से, फ्रॉम हाइपरबोला। ठीक है, y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, y की y स्क्वायर इज x स्क्वायर माइनस 9, तो ये हो जाएगा 81 माइनस 9 विच इज 72, तो ये हो गया रूट 72। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस रूट 72, तो 72 या रूट 72 यहाँ पर और माइनस रूट 72 यहाँ पे। ठीक है, a और b हमें पॉइंट्स मिल गए। अब हमें क्या लिखना है, टेंजेंट एट पॉइंट ए ही तो लिखना है। टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व कैसे लिखते हैं, t इक्वल टू 0 से। तो क्या हो जाएगा, अगर पॉइंट ए पे लिखेंगे तो हो जाएगा x1। ठीक है, तो x1 की जगह पे 9 माइनस y1 इज रूट 72 इज इक्वल टू 9, 1 लाइन आ गई PA। और एट B कैसे लिखेंगे, x1 मतलब 9x माइनस y1 मतलब ये प्लस का रूट 72 हो जाएगा, माइनस साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा और इज इक्वल टू 9। तो ये PA और PB की इक्वेशन आ गई। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई तो करना है, क्यों बच्चों? ऐसे लिख लो इसको, 9x माइनस y माइनस रूट 72 y इक्वल टू 0 और 9x माइनस 9 प्लस रूट 72 y इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई करना आसान हो जाएगा क्योंकि अब ये a प्लस बी है माइनस बी की फॉर्म में है। ठीक है, तो 9x माइनस 9 का स्क्वायर माइनस रूट 72 y का स्क्वायर इक्वल टू 0। 9 यहाँ से कॉमन लोगे, 81 कॉमन आ जाएगा और ये हो जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर माइनस यहाँ से 72 y स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, अब 9 से डिवाइड कर दो, तो 9 टाइम्स x माइनस 1 का स्क्वायर 8 टाइम्स y स्क्वायर इक्वल टू 0। बस अब मल्टीप्लाई अंदर जरा ले लो, इसका होल स्क्वायर ओपन कर लो, 8 से मल्टीप्लाई कर लो, चेक कर लो कि विच ऑप्शन इज करेक्ट। अक्षर समझ में आ गया? हाँ मैम। ओके ठीक है, तो देखो हाइपरबोला में बस हमें यही पढ़ना है। ठीक है, मैंने वर्कशीट फॉरवर्ड कर दी है, तो वर्कशीट करोगे, नेक्स्ट क्लास में हम उसके डाउट्स डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो अब जो प्रीवियस वर्कशीट थी हाइपरबोला की, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, हाइपरबोला 1 वर्कशीट 1। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, E1 एंड E2 रिस्पेक्टिवली बी द इसेंट्रिसिटीज ऑफ इलिप्स एंड द हाइपरबोला, देन रिलेशन बिटवीन E1 एंड E2। ठीक है, तो दोनों की इसेंट्रिसिटीज लिख देते हैं। फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे, बी ए एंड ई में बी स्क्वायर इज ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, यहाँ से बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ इसकी सेंट्रिसिटी में E1 दी हुई है, तो E1 कर लो इसको। E1 स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर के बराबर, मतलब 1 माइनस व्हाट इज बी स्क्वायर, दिस इज 4, व्हाट इज ए स्क्वायर, दिस इज 18, तो ये हो गया 2, ये 9 और ये हो गया 9 माइनस 2 से 7 अपॉन 9, दिस इज E1 स्क्वायर। ठीक है, और दूसरी यहाँ से E2 निकाल लो। यहाँ पे बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ई स्क्वायर माइनस 1 इज द रिलेशन, इसे E2 कर दो,
बी ए स्क्वायर को मैंने यहाँ पर डिवाइड कर दिया और फिर 1 ऐड कर दिया, तो e2 स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, दैट मीन्स 1 प्लस व्हाट इज बी स्क्वायर, दिस इज 4, व्हाट इज ए स्क्वायर, दिस इज 9, ऐड हो जाएगा 13/9 आ गया, e2 स्क्वायर ये आ गया। बस अब इनको चेक कर लो विच रिलेशन इज करेक्ट, इनमें ऑप्शन में डाल डाल के देख लो कि कौन से रिलेशन से आंसर से ट्रू आ रहा है, राइट साइड ट्रू आ रही है। ओके हो जाएगा। नेक्स्ट डाउट, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 इज दिस, क्वेश्चन 6 इज जस्ट डेफिनेशन ऑफ हाइपरबोला, फिर भी एक बार देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, a point moves in a plane so that its distances PA and PB from two fixed points A and B in a plane satisfy the relation PA minus PB is K। मतलब तुम्हें क्या करना है, एक पॉइंट है जो कैसे मूव कर रहा है, उसका फिक्स पॉइंट से अगर हम डिस्टेंस लेते हैं और फिर जो डिस्टेंसेस हमने लिए हैं उनमें डिफरेंस लेते हैं, तो वैल्यू किसके बराबर आ रही है, K के बराबर, विच इज नॉट जीरो। ठीक है, तो लोकस ऑफ पी क्या हो जाएगा, ये पॉइंट कहां पर होना चाहिए, हाइपरबोला पे, यही डेफिनेशन है हाइपरबोला की। इसमें ब्रांच ऑफ हाइपरबोला नहीं, हाइपरबोला इज द आंसर, क्योंकि दोनों ब्रांचेस इस डेफिनेशन को फॉलो कर रही होती है। ओके Okay, ma'am. ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 11। 11 इज दिस, क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई ऑफ अ हाइपरबोला यानी कि 2AE इज 16, इट्स एसेंट्रिसिटी √2 एंड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला दे आर आस्किंग। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा, तो एनीवे कौन सा ऑप्शन होगा, यहाँ पर E की वैल्यू डाल देंगे, ये 8 है, यहाँ से A की वैल्यू आ जाएगी 8/√2 B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस 1 इज E स्क्वायर। एनीवे हमें यहाँ पे B स्क्वायर निकालना था, तो इसको इस फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे B स्क्वायर इज इक्वल टू लिख लो, B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर E स्क्वायर, यानी कि 64 माइनस A स्क्वायर होगा। भाई बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 होता है, तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर आएगा तो इसका स्क्वायर कर दिया, और माइनस का ए स्क्वायर मतलब 64/2। ठीक है, तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 64/2। ठीक है, तो बी स्क्वायर पता चल गया, ए स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा, हाइपरबोला कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 64/2 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर 64/2 इज इक्वल टू 1। मतलब ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का केस है। 64/2 इज हाउ मच, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, 32, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन 13। 13 इज दिस, थर्टीन में क्या दिया हुआ है, इफ द eccentricity of the hyperbola is √3 times eccentricity of the ellipse then alpha फाइंड करना है हमें। eccentricity of the hyperbola, हाइपरबोला क्या है, x स्क्वायर अपॉन 5 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर अल्फा इंटू 5। ठीक है, सेक को भी नीचे कर लिया, इज इक्वल टू 1। तो इसकी इसेंट्रिसिटी अगर हम निकालेंगे तो फिर से फॉर्मूला बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 इज ई स्क्वायर होगा ऐसा। तो ई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी स्क्वायर मतलब 5 cos स्क्वायर अल्फा अपॉन ए स्क्वायर मतलब 5 प्लस 1, मतलब ये हो गया 1 प्लस cos स्क्वायर अल्फा। ठीक है, ये आ गया ई स्क्वायर की वैल्यू। अच्छा, अब इसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स भी निकाल देते हैं। ये क्या लिखा है, ये लिखा है एक्स स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस वाई स्क्वायर, 25 को भी नीचे लेके आ जाओ, तो 25 यहाँ पे आ जाएगा, 25 यहाँ पे आ जाएगा, इज इक्वल टू 1। एंड इसेंट्रिसिटी बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर से, इसको भी इसी फॉर्म में लिख देते हैं, ई स्क्वायर यहाँ पे कितना होता है 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो दिस इज 1 माइनस बी स्क्वायर मतलब 25 अपॉन ए स्क्वायर मतलब 25 कॉस स्क्वायर अल्फा। अच्छा बच्चों, एक गड़बड़ है हो गई मेरे से, बताओ क्या, यहाँ पर मैंने कुछ गड़बड़ लिखा है, कोई बताएगा क्या, अभी भी नोटिस किया मैंने। 25 नहीं,
क्या गड़बड़ है? एनीवन? ई स्क्वायर माइनस वन, क्या क्या वापस बोलो। ई स्क्वायर माइनस वन। नहीं, ये तो इलिप्स के लिए लिख रहे हैं तो उसमें तो अच्छा ई नहीं स्क्वायर नहीं 1 मैम, माइनस ई स्क्वायर ही हाँ होता ठीक है। है मैम। तो अभी भी एक गलती है। मानव बताओगे तुम? बच्चों इस फॉर्मूले में मिस्टेक नहीं है। तुम जरा चेक करो, हमारा जो ये 25 कॉस स्क्वायर अल्फा है और यहाँ पे 25 है, इसमें से बड़ा क्या है? बी स्क्वायर बिगर है, क्योंकि इस 25 में तो कॉस स्क्वायर अल्फा मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है और कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू या तो 1 होगी या तो लेस देन दैट होगी, तो ये वैल्यू तो बी स्क्वायर से छोटी होगी या नहीं होगी, तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, यहाँ पर ए स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे बी स्क्वायर आ जाएगा। क्यों मानव? अरे तुम्हारे माइक को क्या हो गया? अच्छा ठीक है, ओके चलो कोई नहीं। अरे बच्चों दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? अक्षत समझ में आया? हाँ मैम। निमय? यस मैम आया। ठीक है, तो हमारा जो फॉर्मूला है वो चेंज हो जाएगा इस केस में। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना होता है। तो एनीवे अभी इसेंट्रिसिटी क्या बन जाएगी? 1 माइनस ए स्क्वायर मतलब 25 कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन 25, ये कैंसिल हो गया, एंड दिस इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, दिस इज ई स्क्वायर। ठीक है, तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसकी जो इसेंट्रिसिटी है किसकी? हाइपरबोला की, विच इज रूट ओवर 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज √3 टाइम्स इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स, विच इज, यहाँ से कितना आ जाएगा? साइन अल्फा आ जाएगा सिर्फ, ई की वैल्यू, क्योंकि ये साइन स्क्वायर अल्फा है तो ये साइन अल्फा हो गया। तो हमें अल्फा आंसर करना है। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, राइट साइड में 3 साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर को मैंने लिख लिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये किसी एक के टर्म में तो लिखना ही पड़ेगा। एनीवे ये 3 है, ये माइनस का 3 है, इधर करोगे तो 4 कॉस स्क्वायर अल्फा आ जाएगा, 3 माइनस 1 से ये 2 हो जाएगा, ये अब 1/2 यहाँ पर आ गया, तो कॉस अल्फा कितना आ गया? 1/√2। ठीक है, प्लस माइनस आएगा, लेकिन हमें आंसर्स पॉजिटिव एंगल के हिसाब से दिए हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिए हैं, सब कुछ पॉजिटिव होगा, देयरफॉर बी ऑप्शन करेक्ट। इसका डाउट था उसे क्लियर है? बताओ, डाउट क्लियर है बच्चों? ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन 15। 15 क्या कह रहा है? लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन दिस इंटरसेप्टेड बाय द हाइपरबोला दिस इज। ठीक है, तो मान लो ये हमारा हाइपरबोला का एक ब्रांच है और ये स्ट्रेट लाइन है ऐसे। ठीक है, तो हमें बस क्या करना है? लेंथ इंटरसेप्टेड ढूंढनी है, ए बी की वैल्यू बतानी है। ए बी मतलब डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, मतलब लेंथ ए बी। ठीक है, कैसे ढूंढोगे भाई? दोनों को साथ में सॉल्व करो, साथ में सॉल्व करो और ए और बी की वैल्यू आ जाएगी, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देना, हो जाएगा बच्चों। किसका डाउट था ये? मैम मेरा ही था शायद। हो जाएगा वंश, या करूं? जल्दी बताओ, हाँ, इतना नहीं, टाइम नहीं लगाना होता। क्या मेरा कह रहे नहीं हो? कर दूं? मेरा हो गया था। किसी ने ये तो नहीं कहा कर दो? अरे बोल तो दिया करो भाई। नो मैम। ठीक है फिर, ओके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 18। ये हाँ बोलो प्रथम। 16 करना है, ठीक है 16 अभी करते हैं, अब मैंने एक कॉपी कर लिया है। 18th में क्या था भाई? इसकी फोकाई के कोऑर्डिनेट्स ढूंढने हैं, तो ये क्या लिखा है? दिस इज x²/5/2 माइनस y²/5/3 इज इक्वल टू 1। फोकाई क्या होता है? प्लस माइनस ए ई कॉमा 0, तो हमें ए तो दिख ही रहा है, ए इज √5/2। ये किसका डाउट था? वंश तुम्हारा है? हाँ मैम, मैम तो तो ये ये ए स्क्वायर है, तो ये ए की वैल्यू हो गई, और ई कैसे ढूंढोगे? ई स्क्वायर इज 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, हो जाएगा अब? तो नन ऑफ दीज आया ना आंसर तो आ रहा होगा, मेरे को क्या पता, मैं कौन सा कैलकुलेट करके चेक किया है। हाँ जो आ रहा है मैम, वही सही है। ठीक है, मैच नहीं हो रहा था क्या? नहीं मेरा आ ही नहीं रहा था। अच्छा अब हो जाएगा। अगर मान लो मैच नहीं हो रहा तो नन ऑफ दिस, दैट्स सिंपल। हाँ मैम वही होगा। क्या? ओके हाँ भाई देखो, इसमें क्या है, ये क्वेश्चन तुमने क्लास में किया था प्रथम? नहीं, मेरे को तो इसका आंसर भी याद है, मेरे हिसाब से 7 आ रहा था शायद। तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आ रही। मैम मेरे से बाद में सॉल्व नहीं हुआ तो मिस्टेक हो रही थी काफी। अच्छा ठीक है, देखो फिर
भाई ये इलिप्स है, फोकाई ऑफ द इलिप्स एंड द हाइपरबोला कोन साइड। ठीक है, अब हाइपरबोला में गिवन है तो यहाँ से फोकाई निकालो और वो फोकाई इसके भी हो जाएंगे और फिर हम बी स्क्वायर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो इस हाइपरबोला को पहले ठीक से लिख लो। और एंड आई रिमेम्बर कि तुमने आंसर किया था इसका क्लास में, लास्ट क्लास में। बताओ सही बोल रही हूँ मैं? मेरे को याद है बहुत अच्छे से। एनीवे हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन 144 अपॉन 25 हो जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन 81 अपॉन 25 इज इक्वल टू 1। अब इससे हम ई की वैल्यू निकालेंगे सो दैट हमें ए ई मिल जाए। ठीक है, तो हाइपरबोला के लिए बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 इज ई स्क्वायर। तो ई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बी स्क्वायर इज 81 अपॉन 25 अपॉन ए स्क्वायर 144 अपॉन 25 प्लस 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा। और 81 प्लस 144 अपॉन 144 से हमें क्या मिल जाएगा? ऊपर 225 आएगा आई थिंक, अपॉन 225 अपॉन 144। ठीक है, तो ये हो गया। ई की वैल्यू कितनी हो गई? 15 अपॉन 12 मतलब 3/4। ठीक है, ई की वैल्यू आ गई तो ए ही आ जाएगा प्लस माइनस ए। व्हाट इज ए? ए यहाँ से आ जाएगा 12 अपॉन 5 इंटू ई। ई इज 3/4 प्लस माइनस ए ई कॉमा 0। तो ये कट कर देते हैं तो हमारे पास आ गए कोऑर्डिनेट्स प्लस माइनस 12/5 कॉमा 0। बच्चों कैलकुलेशन एरर तुम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सही होने चाहिए सारी चीजें। सही है यार, तुमको तो तुम्हारी तो आवाज ही नहीं आ रही कहीं तो तुम। हाँ तुम्हारा माइक। हाँ मेरे से कैलकुलेशन में। अब दिख गई तुम्हें? हाँ पता चल गया। तो आगे बढ़े, हाँ मैम। क्योंकि ये तुम्हारा जो फोकस है वो इलिप्स के लिए भी होगा, है ना? और फिर हम बी स्क्वायर निकालेंगे क्योंकि ए ही पता है। एनीवे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डाउट इज 20th। तो इसमें क्या करना है हमें? इसमें इसेंट्रिसिटी ऑफ दिस हाइपरबोला बतानी है। हमारा जो हाइपरबोला है वो पैरामीटर टी के फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, मतलब क्या? सबसे पहले तो एक्स और वाई को रिलेट करके हमें हाइपरबोला तक, पैराबोला बोल दिया ना मैंने, पैराबोला नहीं, व्हाट आई मीन इज हाइपरबोला। ठीक है, तो पहले हमें क्या करना है? हाइपरबोला तक पहुंचना है, मतलब वी हैव टू एलिमिनेट दिस पैरामीटर टी और फिर हम इसेंट्रिसिटी तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करोगे भाई? इस तरह का जब एक्सप्रेशन होता है तो टी कैसे एलिमिनेट होता है? स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट। ठीक है, लेकिन उसको पहले इस फॉर्म में लिखो, इस 2 और a को लेफ्ट में लेकर आओ तो इट विल बी 2x अपॉन a इज t प्लस 1 अपॉन t हो जाएगा एंड 2y अपॉन a t माइनस 1 अपॉन t हो जाएगा। अब स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट करो, स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर लेफ्ट साइड में। राइट में क्या आ जाएगा? स्क्वायर करो इसको तो t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन t स्क्वायर प्लस 2 एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे इसका स्क्वायर तो ये t स्क्वायर आएगा, ये माइनस का 1 अपॉन t स्क्वायर बन जाएगा, जो -2 होगा वो +2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये दोनों गायब हो गए, यहाँ पे 4 आ गया, 4 ओवरऑल कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर आ गया। नाउ फाइंड इसेंट्रिसिटी फॉर दिस हाइपरबोला। ठीक है, वैसे इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसेंट्रिसिटी फॉर दिस हाइपरबोला इज 2, सॉरी √2। रिमेंबर गाइस, दिस इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो E is fixed and that is √2। ठीक है, तो ये हो गया डाउट जिसका था, क्लियर है? हाँ मैम। 23 देखो, 23 में इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला लिखनी है जिसका सेंटर और 1 फोकस हमें गिवन है। ठीक है, तो सेंटर ये 6,2 है, फोकस 4,2 है, तो 4,2 कहीं पहले होगा। ठीक है, ये सेंटर है और ये फोकस है, तो मतलब हाइपरबोला कुछ ऐसा होगा, ऐसा सा। ठीक है, अगर सेंटर हमें पता है तो हाइपरबोला लिख लेते हैं। हाइपरबोला कैसे लिखेंगे?
x माइनस 6 का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस y माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका मतलब हमें बस a और b ढूंढना है। ओके, एंड फॉर दैट अब क्या क्या ढूंढना पड़ेगा? कुछ a e b उनमें से कुछ ढूंढो, a और b हमें मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये डिस्टेंस हमें क्या दी हुई है, कितनी होगी ये? अगर ये कोऑर्डिनेट ए ई है, ए ई कॉमा ए ई से कंपेयर कर दिया हमने मान लो इसको, और ये सेंटर है, सेंटर कितना होता है? सेंटर हमारा 0 0 होता है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई? तुम अपने ओरिजिनल वाले से कंपेयर कर लो, क्योंकि तुम अगर अपने सेंटर को शिफ्ट करोगे लेकिन वो डिस्टेंस सेम रहेगी। अगर मान लो ये वन फोकस है और ये सेंटर है, ये ए जीरो और ये सेंटर है, तो ये डिस्टेंस कितनी होती है? ए ही होती है। इसका मतलब हमारे सेंटर से वन फोकस तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? ए ई के बराबर। ठीक है, और ये कितनी हो जाएगी डिस्टेंस फॉर्मूला से? ये 2 हो जाएगी। क्यों बच्चों? y2 माइनस Yes, y1 0 हो जाएगा, x2 माइनस x1 मतलब 2 का स्क्वायर का रूट मतलब 2, तो हमें a ही मिल गया। और क्या पता चल जाएगा यहाँ से? एनीथिंग एल्स? एनीथिंग एल्स की जरूरत नहीं है, बिकॉज एसेंट्रिसिटी इज ऑलरेडी गिवन टू अस। ठीक है, दैट इज 2, यानी कि e हमें 2 दिया हुआ है, e 2 है, a 2 है, तो a कितना आ गया? 1 आ गया, और b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 इज b स्क्वायर, लेकिन हमें b स्क्वायर चाहिए तो इसको इस फॉर्म में ही लिख लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4 माइनस 1 मतलब 3b स्क्वायर इज 3। हाइपरबोला में b स्क्वायर और a स्क्वायर मिल गया, और हमारा आंसर ये हो जाएगा x माइनस 6 का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस y माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हाइपरबोला आ गया। जिसका डाउट था उसे क्लियर है? yes, ma'am. 23rd इज डन। अब कोई और डाउट बचा बच्चों किसी का? ओके, चलो फिर ये तुम्हारा ये वाला वर्कशीट हो गई। अब वर्कशीट दूसरी निकाल लेते हैं इलिप्स की। ठीक है, तो उसके डाउट्स बता दो। Equation of common tangent in first quadrant to the circle and the ellipse this and the length intercept of the tangent between the coordinate axis। ठीक है, तो हमारा जो एलिप्स है और सर्कल है दोनों को साथ में ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा एलिप्स हो गया। एलिप्स में ए जो है वो 5 दिया हुआ है, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 2 ऊपर 2 नीचे, और ये बन गया एलिप्स। ठीक है, जबकि सर्कल का सेंटर 0 0 सेम है और रेडियस 4 है, मतलब वो यहाँ से कहीं से पास हो रहा होगा लाइक दिस। ठीक है, हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉमन टेंजेंट चाहिए और फिर लेंथ इंटरसेप्टेड बिटवीन एक्सेस चाहिए। ठीक है, तो देखो कॉमन टेंजेंट कैसी होगी? ऐसी होगी। ठीक है, और फिर लेंथ इंटरसेप्टेड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, कोऑर्डिनेट एक्सिस से जो लेंथ इंटरसेप्ट हो रही है वो बतानी है। तो इसका मतलब है अगर ये टेंजेंट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को से पॉइंट ए और बी पर मीट कर रही है, तो हमें ए बी की लेंथ निकालनी है। तो ए बी की लेंथ एंड इक्वेशन ऑफ ए बी हमें दोनों आंसर करने। ठीक है, तो क्या किया जाए? कहाँ से स्टार्ट करें भाई? अगर इलिप्स पे हमें टेंजेंट लिखनी होती है तो टेंजेंट लाइन कैसे लिखते हैं? टेंजेंट लाइन हम ऐसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू y is equal to mx plus minus root over a square m square plus b square. This line is tangent to the ellipse. ठीक है, तो यहाँ पर a square b square की वैल्यू डाल दो, y is equal to mx, और ये हो जाएगा प्लस माइनस रूट ओवर a square इज 25 25 m square प्लस b square इज 4। तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई टू इलिप्स। अब सोचो अगर हमें बस यहाँ पे क्या करना है? m की वैल्यू ढूंढनी है। जैसे ही m की वैल्यू आ जाएगी हमारा काम हो जाएगा। अब m की वैल्यू कैसे ढूंढी जाए? ये लाइन जो हमने टेंजेंट लिखी है, दिस लाइन इज ऑल्सो टेंजेंट टू सर्कल। तो सर्कल पे अगर ये लाइन टेंजेंट है तो सर्कल पे हम कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा सकते हैं, मतलब सेंटर से परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट लाइन रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर। ठीक है, सेंटर 0 0 है, रेडियस 4 है, तो हम यहाँ पे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा दें। लाइन देखो फिर से एक बार लिख देती हूँ, एम एक्स, इसको इस फॉर्म में लिख दिया, माइनस वाई प्लस माइनस रूट ओवर 25 m² प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है,
सेंटर यानी कि 0 0 से परपेंडिकुलर कैसे लिखोगे? इस पे ax1 vy1 वाला पार्ट 0 हो जाएगा और c में √25m² प्लस 4 और अपॉन में क्या है √m² प्लस 1 और किससे इक्वेट करेंगे? रेडियस ऑफ द सर्कल विच इज 4। ठीक है, इसको राइट में ले जाओ और दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, क्या आएगा 25m² प्लस 4 फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट साइड में 16m² प्लस 16 क्योंकि इसका हो जाएगा स्क्वायर और इसका हट जाएगा रूट। ठीक है, तो इसको इधर करेंगे तो 9m² और ये राइट में जाएगा तो 12, ये 3 ये 4 m² कितना आ गया 4/3, m की वैल्यू कितनी आ गई +-4/2/√3। अब जरा चेक करो जो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की टेंजेंट है इसका स्लोप कैसा है? इसका स्लोप नेगेटिव होगा। ठीक है, स्लोप नेगेटिव होना चाहिए क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल फॉर्म कर रही है लाइन। चेक करो बच्चों, देखो स्लोप ऑफ दिस लाइन ऑब्ट्यूज एंगल फॉर्म हो रहा है, इसका मतलब है tan कैसा होना चाहिए? नेगेटिव। नेगेटिव होना चाहिए, इसका मतलब हम स्लोप कौन सा कंसीडर करेंगे? -2/√3। ठीक है, इसका मतलब हमारी जो टेंजेंट लाइन होगी वो क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी y इज इक्वल टू -√2/√3x प्लस √25m² मतलब 4/3 एंड प्लस 4। ठीक है, तो ये हो गया y इज इक्वल टू -2x/√3 प्लस √100/3 प्लस 4। ठीक है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेंगे 112/3। ठीक है, और अब हमें क्या करना है? ये लेंथ भी निकालनी है। ये लेंथ कैसे आएगी भाई? एक बार इस लाइन में x को 0 करो, x को 0 करोगे तो y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, y को 0 करोगे तो x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। ठीक है, यानी हमें एक पॉइंट मिल जाएगा a और एक मिल जाएगा b और उसके बाद ए बी की लेंथ से आंसर आ जाएगा। जिसका डाउट तो उसे क्लियर है? क्या करना है? हाँ मैम। यस मैम। ठीक है, मैम इसमें दो इक्वेशंस बनेंगी ना टेंजेंट की? देखो टेंजेंट लाइन एक्चुअली दो हैं। कैन यू सी? दो टेंजेंट लाइन बनेंगी। देखो एक ये भी आएगी और देखो क्योंकि दोनों ग्राफ सिमेट्रिक हैं तो जो लेंथ ऑफ टेंजेंट ऊपर होगा वही नीचे होगा। होगा ऐसा? यस मैम। क्योंकि ग्राफ एकदम सिमेट्रिक है। ठीक है, तो जिस पॉइंट पर तुम्हारा यहाँ पे टेंजेंट मीट हो रहा है उसके बिल्कुल सिमेट्रिक यहाँ पे भी तुम्हें पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट दोनों से सेम आएगा। ओके ओके मैम। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 7th। सेवन में क्या है? इसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स आंसर करनी है हमें। विच मीट्स द स्ट्रेट लाइन दिस ऑन द एक्सिस ऑफ एक्स एंड द स्ट्रेट लाइन दिस ऑन द एक्सिस ऑफ वाई एंड whose axis lie along axis of the coordinates। ठीक है, तो हमारा जो एलिप्स है वो किस तरीके का है? इस लाइन को तो वो मीट करता है एक्सिस ऑफ एक्स पे, यानी कि अगर हम y कोऑर्डिनेट 0 करें इस लाइन में तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी और हमें पॉइंट मिल जाएगा ऑन एक्स एक्सिस जहां से हमारा एलिप्स पास हो रहा है। ठीक है, और कहाँ से पास हो रहा है? ये लाइन जहां पर y एक्सिस को मीट कर रही है। एक बार अब x को 0 करो तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -5। देखो पुट x इज इक्वल टू 0 तो x y कितना आ जाएगा? -5, यानी कि y एक्सिस को 0, -5 पे मीट कर रहा है, यानी कि हमारा ये इलिप्स होगा। और अगर ये इलिप्स है तो बेसिकली तुम्हें क्या दिया हुआ है? a और b की वैल्यू दी हुई है तो इलिप्स लिख सकते हैं। इलिप्स लिखने की वैसे कोई जरूरत नहीं है, हमें तो इसेंट्रिसिटी चाहिए। ठीक है, तो इसेंट्रिसिटी डायरेक्ट लिख सकते हैं। ई स्क्वायर का क्या रिलेशन होता है ए और बी से? 1 - b² / a²। तो दिस इज 1 - b² is 25, a² is 49। 49 - 25 how much is that? 24। 24/49 तो e की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √24/7। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। कोई कुछ कह रहा है तो बोल दो भाई।
हाँ ठीक है प्रथम, ओके ओके, हाँ 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 ठीक है। देखो नेक्स्ट इज दिस वन, question is saying S and T are the foci of the ellipse, B is an end of minor axis, STB is an equilateral triangle, eccentricity of the ellipse। ठीक है, जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा बस कर दो। दो फोकस हैं, ये हमने मार्क कर लिए, वन इज S, वन इज T एंड B इज एन एंड, ये बना लिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म हो गया। और अब हमें क्या आंसर करना है, इसेंट्रिसिटी फॉर दिस इलिप्स। ठीक है, तो क्या किया जाए, B के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है 0, B होते हैं, ये होता है AE, 0 एंड दिस इज -AE, 0। ठीक है, अब अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो क्या होगा भाई, ये लेंथ इसके बराबर होगी 2AE के बराबर। हमें एक रिलेशन यहां से मिल जाएगा A, B एंड E में, और एक हमारे पास ये है ही 1 - E²। ठीक है, क्या आएगा रिलेशन जरा देखना, TB का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, √0 - AE का होल स्क्वायर मतलब A² E² आ जाएगा, प्लस B - 0 का स्क्वायर मतलब B²। ये डिस्टेंस किससे इक्वेट कर सकते हैं हम, इससे, और ये कितना है 2AE है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो क्या आएगा, A² E² प्लस B² इज 4A² E²। दैट मीन्स B² की वैल्यू कितनी आ गई, 3A² E² के बराबर। ठीक है, नाउ यूज दिस, B² के प्लेस पर वी विल राइट 3A² E² एंड राइट में आ गया A² टाइम्स 1 - E², A² गॉन एंड वी विल हैव इसेंट्रिसिटी फ्रॉम हियर। क्या आ जाएगी, 4E² इज 1, तो E की वैल्यू क्या आएगी, +-1/2, और डेफिनेटली वी विल कंसिडर प्लस साइन, दिस इज जस्ट अ रेशियो, तो इग्नोर द -1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2, 7, 9 हो गए, नेक्स्ट इज 11। 11 is this, इसमें क्या है, दिस लाइन टचेस दिस इलिप्स देन इसेंट्रिक एंगल थीटा इज इक्वल टू। ठीक है, अब अगर ये लाइन इस इलिप्स को टेंजेंट है तो हमें इसेंट्रिक एंगल आंसर करना है। ओके, तो यू हैव दिस लाइन, क्या होता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन टर्म्स ऑफ थीटा, भाई हमारा x(1) अपॉन A² प्लस y(1) B² इज इक्वल टू 1 में x1 y1 को अगर हम A cos थीटा B sin थीटा डाल दें तो इक्वेशन क्या दिखती है, x cos थीटा अपॉन A प्लस y sin थीटा अपॉन B is equal to 1. This is the equation of tangent line, and this line is also tangent to the ellipse. X upon A plus y upon B is equal to √2. √2 को यहाँ पे डिवाइड कर दो। अब यहाँ पे जो कि दोनों लाइन, हाँ एग्जैक्टली, जो कि दोनों सेम चीज को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो आंसर दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा दोनों 1/√2, दैट मीन्स 45 डिग्री इज द एसेंट्रिक एंगल की वैल्यू। 11 हो गया, नाउ 12। देखो क्या कह रहे हैं, 12 is product of perpendiculars from foci upon any tangent to the ellipse। ठीक है, तो हमने ये एलिप्स बना लिया, ये कोई टेंजेंट लाइन बना ली। अब हमने क्या करना है, परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करने हैं फ्रॉम फोकाई। ठीक है, ऐसा ये F1 है, ये F2 है, हमने टेंजेंट परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, से यहाँ पे मीट कर रहा है एक टेंजेंट, और एक टेंजेंट यहाँ पे मीट, सॉरी एक परपेंडिकुलर यहाँ पे मीट कर रहा है, से ये P1 है, ये P2 है, हमें क्या ढूंढना है, P1 P2 का प्रोडक्ट। ठीक है, और ये F1 पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख लिए AE, 0, F2 हो जाएगा -AE, 0। ठीक है, टेंजेंट लाइन लिख लेते हैं, दिस इज x cos थीटा अपॉन A प्लस y sin थीटा अपॉन B इज इक्वल टू 1। अब अगर AE, 0 से परपेंडिकुलर का फॉर्मूला लगाओगे तो एक काम करो, पहले लाइन को हमने राइट साइड 0 कर ली, अब AE, 0 से परपेंडिकुलर लेंथ लिखनी है तो कैसे लिखोगे, AX1, तो व्हाट इज A इज cos थीटा अपॉन A into x1 मतलब x1 coordinate of the point, we are drawing perpendicular from F1। ठीक है, तो ये हो गया प्लस B मतलब sin थीटा अपॉन B into y1 is 0 -1 अपॉन √A² प्लस B² मतलब cos² थीटा अपॉन A² प्लस sin² थीटा अपॉन B²। ओके, ये P1 आ गया, व्हाट अबाउट P2, नाउ वी विल ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम -AE, 0, तो ये कितना हो जाएगा, A विच इज cos थीटा अपॉन A इंटू x1 मतलब -AE, फिर नेक्स्ट वाला देखो 0 हो जाएगा क्योंकि y1 0 है, और फिर -1 एज इट इज, और अपॉन में √ओवर द सेम cos² अपॉन A² sin² अपॉन B²।
ठीक है, हमें करना है इनको मल्टीप्लाई टू गेट P1 P2। अच्छा अब जरा ध्यान से देखो बच्चों, ये वाला ये टर्म तो गायब यहाँ से भी, और यहाँ पे है ही, लिखा ही नहीं है मैंने। ठीक है, ए भी कट गया। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है नाउ, यहाँ पर हमें मिलेगा ई कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन रूट ओवर द सेम। और यहाँ पर क्या मिलेगा, ये टर्म भी माइनस साइन के साथ आ रहा है, देखो ये माइनस यहाँ पर है और एक माइनस यहाँ पर है, मॉड ने दोनों माइनस कॉमन लेके एब्जॉर्ब कर लिए, और यहाँ पर बचेगा ई कॉस थीटा प्लस 1 एंड रूट ओवर द सेम। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे, हमें पता है मॉड ए मॉड बी मॉड ए बी के बराबर होता है, इसका मतलब हम इन दोनों को अंदर ले जा सकते हैं, मतलब साथ में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और क्या आ जाएगा, मॉड में ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और अपॉन में रूट हट जाएगा और ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर, इसका एलसीएम लेके लिख देंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर बी स्क्वायर, यहाँ पर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर जो चला गया ऊपर ए बी बन के, क्यों, क्योंकि रूट से बाहर आ रहा है, नहीं रूट तो हट ही चुका है पहले, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर ही आ जाएगा। होगा बच्चों ऐसा, अरे बताओ जल्दी, होगा ना भाई, रूट Yes, ma'am. मल्टीप्लाई से हट गया, फिर हमने एलसीएम ले लिया ए स्क्वायर बी स्क्वायर का और वो ऊपर चला गया और नीचे ऐसा बच गया। ठीक है, हमें देखो आंसर किस फॉर्म में करना है, चेक करो, हमें आंसर ए स्क्वायर बी स्क्वायर या इस तरह के फॉर्म में करना है। फाइन, तो इसका मतलब यहाँ पे जो ई स्क्वायर है इसे हटाना पड़ेगा। इसे कैसे हटाएंगे, वी हैव दिस रिलेशन ए बी ई में, ई स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ई स्क्वायर इज 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, तो यूज इट हियर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ई स्क्वायर के प्लेस पर 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे कॉस स्क्वायर से माइनस 1, और नीचे क्या है, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर एज इट इज, ये 1 और ये 1 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस हम मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस का बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो माइनस हट गया और ये सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा यहाँ पे। ठीक है, सही लिख रही हूँ ना मैं, 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, कुछ तो मैंने जल्दी में गड़बड़ करा है, ऐसा क्यों लग रहा है मेरे, ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, बी ई स्क्वायर के प्लेस पर लिख दिया 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये भी ठीक है। अच्छा ओ, ये इस वन, ये वन उस वन से कैंसिल नहीं होगा बच्चों, ये वन के साथ कॉस स्क्वायर भी तो मल्टीप्लाई में है, क्यों अभिनव दिखाई पड़ा, ये कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये 1, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, माइनस का बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होगा, माइनस 1 होगा। ठीक है, और नीचे क्या है, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों में से अगर तुम माइनस कॉमन लोगे तो तुम्हें साइन स्क्वायर मिलेगा, क्यों बच्चों, 1 माइनस Yes, कॉस ma'am. स्क्वायर इज साइन स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस का बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस का आएगा माइनस का। ठीक है, तो माइनस लगा दिया, नीचे बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर। ठीक है, अब ऊपर से दोनों टर्म माइनस में, माइनस हमने कॉमन लेके मॉड से एब्जॉर्ब कर लिया, ए स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर, जो कि डिनोमिनेटर में भी लिखा हुआ है, दोनों पॉजिटिव क्वांटिटीज हैं, मतलब इस मॉड को हम हटा सकते हैं विदाउट थिंकिंग कि ये पॉजिटिव साइन से ओपन होगा या नेगेटिव साइन से होगा, ये पूरा इस पूरे से कैंसिल हो जाएगा एंड वी आर लेफ्ट विद ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ओके, next is question 14. अरे जिसका डाउट हो तो समझ में आ गया है ना, हाँ मैम। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्या है, Yes, ma'am. ओके ओके गुड, इक्वेशन ऑफ इलिप्स whose center is at origin which passes through the point this and this। ठीक है, तो इलिप्स हमने कंसीडर कर लिया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर Ma'am, प्लस वाई, हाँ बोलो, last question में आंसर b square होगा ना? लास्ट क्वेश्चन का आंसर बी स्क्वायर आ रहा है, Yes, ma'am, because a square जो LCM में आएगा वो बाहर a square को कट कर देंगे ना? एक मिनट, बाहर कोई ए स्क्वायर भी था क्या,
एक मिनट मैम लास्ट स्टेप में। लास्ट स्टेप में। हाँ मैम, डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर ऐड करेगा, निकलेगा उसमें से। यस मैम, तो फिर वो अच्छा कैंसिल हो जाएंगे तो बी स्क्वायर बचेगा। अच्छा अच्छा, ये लास्ट डिनोमिनेटर वाला ए स्क्वायर है कहाँ? एक मिनट देखते हैं, एक मिनट रुको जरा, कहाँ चला गया? ये था हमारे पास। अच्छा, हो, ठीक है, दिख गया। ये तुम्हारा एलसीएम वाला ए स्क्वायर है यहाँ पे, है ना? ये एलसीएम वाला ए स्क्वायर आएगा बच्चों, ये मैंने छोड़ दिया। ये ए स्क्वायर इसे ए स्क्वायर से कटेगा तो वी आर लेफ्ट विद बी स्क्वायर होंगे। ठीक है, दिख गया अचिंत्य? यस मैम। ठीक है, यहाँ पर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर था ना, तो ये एलसीएम लिया तो मैंने ये स्क्वायर मिस कर दिया, तो इसको साथ में रखना है, फिर आगे जाके कट जाएगा। ठीक है, देखो अभी क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स हमें बतानी है, जो जिसका सेंटर ओरिजिन है और जो इन दो पॉइंट से पास हो रहा है। तो अगर इक्वेशन ऑफ इलिप्स हमने ले ली जिसका सेंटर ओरिजिन है, अगर -3, 1 से पास कराओगे तो कैसे पास करेगा? एक्स और वाई के प्लेस में -3 और 1 डाल दो, तो ये हो जाएगा 9/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और 2 को -2 से पास करा दो तो ये हो जाएगा 4/a स्क्वायर प्लस 4/b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो बस अब ए और बी ढूंढने हैं, बल्कि रादर ए स्क्वायर बी स्क्वायर डायरेक्ट ढूंढ लो, ये होएगा नहीं? इसका डाउट था, बताओ भाई। एक काम करो, 1/a स्क्वायर को u, 1/b स्क्वायर को v ले लो और uv की वैल्यू निकाल देना, फिर a स्क्वायर b स्क्वायर निकल जाएगा। अरे बताओ भाई, इलिप्स की इक्वेशन आ जाएगी। ओके मैम। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन 14 हो गया, 17 इज दिस। देखो इसमें क्या है, इफ द टेंजेंट एट द पॉइंट दिस टू द एलिप्स दिस मीट द ऑक्सिलरी सर्कल इन 2 पॉइंट्स, ठीक है, chord joining them subtends a right angle at the center, then eccentricity of the ellipse हमें आंसर करनी है। फाइन, तो देखो कुछ इस तरह का डायग्राम है, हमने एलिप्स बना लिया, ये हमने ऑक्सिलरी सर्कल भी बना लिया मेजर एक्सिस को डायमीटर मान के। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या करना है, किसी पॉइंट पर हमने टेंजेंट ड्रॉ करा। ठीक है, पॉइंट हमें गिवन है a cos थीटा b sin थीटा पैरामीट्रिक फॉर्म में, और फिर ये से ऑक्सिलरी सर्कल को 2 पॉइंट्स पर, से ये पॉइंट P था, इसे Q से R बोल देते हैं, और दिस इज सबटेंडिंग, दिस QR इज सबटेंडिंग 90 डिग्री एट द सेंटर, मतलब वी आर टॉकिंग ऑफ दिस एंगल। अगर ये 90 डिग्री है तो हमें एसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स आंसर करनी है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इस ट्राइंगल को OPR को जरा एक बार फिर से बनाओ। देखो जो ये OPR ट्राइंगल है वो कुछ इस तरीके का है, ये O हो गया, ये R हो गया, ये Q हो गया, और यहाँ पे हमारा ओरिजिन पे 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो क्या किया जाए भाई, यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, जो ये RQ है ये क्या है, कॉर्ड ऑफ द सर्कल है, और अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं अगर, ठीक है, सेंटर से परपेंडिकुलर ऑन एनी कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, हमारे पास ये, यानी कि ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर होगी। अच्छा देखो, आंसर इसेंट्रिसिटी का करना है, और आंसर में सारे ऑप्शन में साइन कॉस के टर्म दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब है ठीक है, साइन कॉस टाइप के टर्म आएंगे। ठीक है, ओके, तो बेसिकली बी स्क्वायर ए स्क्वायर और ई स्क्वायर का एक रिलेशन तो हमारे पास ये है ही, और एक हम निकालेंगे कहाँ से, ये जो गिवन सिचुएशन है इसके अकॉर्डिंग, बिकॉज दिस एंगल इज 90 डिग्री। तो और मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ठीक है, ये रेडियस ऑफ द सर्कल हो जाएगी। क्यों बच्चों, ये रेडियस ऑफ द सर्कल है ना। एक काम करो, इसी फिगर में देख लो, ये हमारा ट्राइंगल था जिसमें ये और ये क्या है, OQ एंड OR आर रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस ऑफ द सर्कल कितना हो जाएगा, क्योंकि इलिप्स की इक्वेशन अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो इसका ऑक्सिलरी सर्कल क्या है, x² + y² इज इक्वल टू a², मतलब ये क्या है, a के बराबर, ये a है। यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, मान लो दिस पॉइंट इज M, तो ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट होंगे या नहीं होंगे यस भाई? मैम। सेंटर से परपेंडिकुलर बाइसेक्ट द कॉर्ड, यानी ये इसके बराबर, ये कॉमन, और ये 90 डिग्री, तो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। दैट मींस व्हाट, ये एंगल 45 होगा
और अगर ये 45 है तो ट्राइंगल ओ आर एम में कैन वी से साइन 45, अगर हम साइन 45 लें तो वो किसके बराबर हो जाएगा, ओ एम अपॉन ओ आर के। ओ एम भी हमें पता है और ओ आर भी हमें पता है। ओ आर कितना है, रेडियस ऑफ द सर्कल, और ओ एम कितना है, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू दिस टेंजेंट लाइन। हम इक्वेशन ऑफ क्यू आर लिख सकते हैं, क्यों बच्चों, जो ओ एम है वो क्या है, परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू दिस टेंजेंट लाइन। ये लाइन टेंजेंट ही तो थी, टेंजेंट टू द इलिप्स एट दिस पॉइंट क्या होती है, ax अपॉन कॉस थीटा, नहीं सॉरी ये तो नॉर्मल पे पहुंच गए हम, a cos थीटा अपॉन x cos थीटा अपॉन ए, थोड़ा कंफ्यूजिंग है ना, x cos थीटा अपॉन ए कितना है, ए ही है, प्लस y sin थीटा अपॉन बी इज इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। अगर हमें OM ढूंढना है तो हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे फ्रॉम सेंटर टू दिस लाइन, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, ओरिजिन से निकाल रहे हो तो ax1 by1 0 हो जाएगा, -1 अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर बी, a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब cos स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। तो ये आ गया OM की वैल्यू। sin 45 की वैल्यू डाल देते हैं और इन दोनों से हम देखो हमें एक रिलेशन मिल जाएगा a और b में, ठीक है। sin 45 इज 1/√2, ये लिख दिया, OM की वैल्यू लिख दी, दिस इज 1 अपॉन रूट ओवर cos स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और अपॉन में a, जो अपॉन वाला a है वो ऊपर चला गया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो क्या आएगा, 1/2, राइट साइड में a स्क्वायर अपॉन, अच्छा ये रूट हट जाएगा और एलसीएम ले लेंगे तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर आएगा, और जो a स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा वो ऊपर चला जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर के फॉर्म में। एक बार चेक कर लो जरा ये मैंने ठीक लिखा है या नहीं, ये ऐसा तो नहीं ये एक कट रहा हो, हाँ ये कट ही रहा है, ये कटेगा बच्चों, ये a यहाँ पर है, 1/√2 से इक्वेट कर रहे हैं तो √2 और a एक ही पोजीशन पर है, ठीक है। OM की वैल्यू लिखी, अपॉन a करना है, और अपॉन a कर रहे हैं मतलब ये a स्क्वायर यहाँ पर था, मेरा मतलब है यहाँ पे, नॉट हियर। ऐसे बच्चों समझ में आ गया या नहीं आ गया, OM की वैल्यू मैंने निकाली और इस एक्सप्रेशन में डाल दी, साइन 45 1/√2 था वो लिख दिया, OM की वैल्यू 1 अपॉन रूट ओवर दिस थी, ये पूरी लिख दी, मॉड हट गया -1 से, और अपॉन a था वो ऐसे आ गया, ठीक है, जो अपॉन वाला है वो इसी के साथ ही तो आ जाएगा। अगर a अपॉन b अपॉन c लिखा होता है तो a/bc तो लिखते हो, ठीक है, और दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो एक्सप्रेशन ऐसा बनेगा, यहाँ से a स्क्वायर कट जाएगा और हमारे पास रिलेशन आ जाएगा b स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2b स्क्वायर के बराबर, ठीक है। अब एक काम करते हैं, क्योंकि हमारा एक रिलेशन क्या है, b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इज 1 माइनस e स्क्वायर, हमें इसेंट्रिसिटी तक पहुंचना है तो इसलिए मैंने इसेंट्रिसिटी को सेपरेट रखा हुआ है, ठीक है। पूरे को, अब इस एक्सप्रेशन को पूरे को a स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर कॉस स्क्वायर आएगा, यहाँ पे सिर्फ साइन स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पे आ जाएगा 2 अपॉन 2b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, ठीक है। इस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर को इधर ले जाओ, b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर कॉमन भी हो जाएगा, 2 माइनस कॉस स्क्वायर आ जाएगा, और इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा के। b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे डाल दो, हमें क्या मिल जाएगा, e का आंसर, ठीक है। ये किसके बराबर है, 1 माइनस ई स्क्वायर के, ठीक है, b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर के बराबर है। तो मैंने क्या किया, साइन स्क्वायर अपॉन 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और इसे इक्वेट कर दिया 1 माइनस ई स्क्वायर से, ओके। अब हमें क्योंकि ई तक पहुंचना है तो सब कुछ एक तरफ होना चाहिए और ई एक तरफ होना चाहिए, तो ई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पहले तो वो लिख लेते हैं,
ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एलसीएम लोगे 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों से माइनस कॉमन करोगे तो 1 हो जाएगा, 2 माइनस 1 से वैल्यू 1 आ जाएगी अपॉन 2 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दो। आई थिंक आंसर मैच कर जाना चाहिए। दिस इज 1 माइनस 2 माइनस 1 से 1 आ जाएगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, दोनों तरफ रूट ले लो तो ई की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा पावर 1/2 विथ माइनस साइन। हो जाएगा या नहीं, क्योंकि रेसिप्रोकल है। इसको हम ऊपर लेके जाएंगे, पहले तो रूट लगेगा नीचे और फिर ऊपर जाएगा तो माइनस हाफ। अचिंत्य समझ में आ गया? Yes, ma'am. ठीक है, कितने क्वेश्चन रह गए अभी? 17 हो गया, 18, 22 एंड 24। बच्चों देखो, अब ये 18th क्वेश्चन, इसका मैं हिंट करूंगी, ये थोड़े लंबे लंबे हैं, मतलब बस कैलकुलेशन है जो तुम्हें थोड़ा ध्यान से करना है, आंसर अपने आप आ जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, CF इज परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू दिस इलिप्स ऑन द टेंजेंट एट एनी पॉइंट P एंड कैपिटल G इज अ पॉइंट वेयर द नॉर्मल एट P मीट्स द माइनर एक्सिस। तो हमें इन दोनों के प्रोडक्ट का स्क्वायर चाहिए। अब क्वेश्चन जो कह रहा है वो करते जाओ। ये हमने इलिप्स बनाया, CF is perpendicular from center of the ellipse on the tangent at any point P, यानी कि हमने P पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, पॉइंट ले लिया A cos थीटा B sin थीटा। A और B की वैल्यू बाद में डाल देना, अभी A और B के टर्म्स में ही लिखते जाओ, ठीक है। तो CF परपेंडिकुलर है फ्रॉम सेंटर और एनी टेंजेंट, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये F आ गया, ये C पॉइंट था। अच्छा आगे क्या बोल रहे हैं, and capital G is a point where the normal at P meets the minor axis। मतलब हमने P पॉइंट पर टेंजेंट पे परपेंडिकुलर लाइन मतलब नॉर्मल ड्रॉ किया, ठीक है। ये माइनर एक्सिस को, माइनर एक्सिस इज अलोंग y एक्सिस, और ये माइनर एक्सिस को से पॉइंट कैपिटल G पर मीट करता है। तो हमें CF मतलब इसको अगर मैंने P1 बोल दिया और PG मतलब इसको P2 बोल दो, तो P1 इंटू P2 का होल स्क्वायर हमें आंसर करना है, ठीक है। तो अब क्या करोगे, टेंजेंट लाइन लिखोगे सबसे पहले। टेंजेंट एट P क्या होता है, x cos थीटा अपॉन A प्लस y sin थीटा अपॉन B। किसका डाउट था ये, एक बार बताओ। मैम मेरा। मेरा भी था। अक्षत है ना, और हाँ अभिनव। मैम। हाँ Yes, अभिनव ma'am. और अक्षत दोनों ध्यान से सुनो, जिसका जिसका डाउट है वो सब ध्यान से सुनो। हमने अगर CF लिखना है तो CF कैसे लिखेंगे, ये तो परपेंडिकुलर है फ्रॉम सेंटर मतलब 0 0 से ऑन दिस लाइन, तो हमें परपेंडिकुलर लेंथ लिखना आती है। अभी थोड़ी देर पहले हमने इसे परपेंडिकुलर लिखा था, ठीक है। तो P1 आ जाएगा हमारे पास, यस। Yes, ma'am. अब यस मैम। नॉर्मल, अब ये जो पॉइंट कैपिटल G है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी आ जाएंगे। कैसे आएंगे, सबसे पहले हमें नॉर्मल लिखना पड़ेगा। नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है, ax अपॉन कॉस थीटा माइनस by अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होती है। इसमें x को 0 कर देंगे। एग्जैक्टली exactly. इसमें x को अगर 0 कर दोगे तो y कोऑर्डिनेट आ जाएगा, a भी सबको बाद में डालना, अभी मत डालो, ठीक है। तो हमें कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट मिल जाएंगे, यानी कि हमें कैपिटल G पता चल गया। अब हमें PG लिखना है तो डिस्टेंस फॉर्मूला, क्यों बच्चों, ओके मैम। तो PG भी आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर देना, फिर जहां पर A और B की, जहां पर A और B दिखाई पड़े वहां पर ये वैल्यू डाल देना, A is 7 B is 5, ठीक है। और आंसर इसमें से कोई आ जाएगा। अपने आप करो बच्चों, मेरे कराने से कोई फायदा नहीं है, खुद से अच्छा लगता है, सॉल्व होता है क्वेश्चन तो, ठीक है। हिंट मैंने कर दिया है, अब अपने आप करना, ठीक है। ओके और मैम। देखो, ओके मैम। ठीक है, 22 क्वेश्चन में क्या है, 22 इज दिस। देखो ये भी आसान सा क्वेश्चन है। लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द फोकल कॉर्ड्स, ठीक है। फोकल कॉर्ड हमें पता है फोकस से पास होने वाली कॉर्ड होगी, ठीक है। फोकस A,0 किसी से भी पास करा दो, दोनों फोकल कॉर्ड्स ही हैं, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, मिड पॉइंट ऑफ फोकल कॉर्ड्स। ये हमने मिड पॉइंट ले लिया से x1 y1, ठीक है, ओके। तो अब ये कौन सी कॉर्ड है,
ये वो कॉर्ड है जिसका मिड पॉइंट गिवन है, क्यों बच्चों? और कैसे लिखते हैं? t इज इक्वल टू s1। t क्या होता है? x1 y1 के रिस्पेक्ट में t लिख दो, x x1 अपॉन a स्क्वायर प्लस y y1 अपॉन b स्क्वायर माइनस 1। व्हाट इज s1? t इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हमने s1 लिख दिया, कर्व एट द पॉइंट। ये गायब हो गया, ठीक है। अब ये जो कॉर्ड है, हमने मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड की इक्वेशन लिख दी, हुज मिड पॉइंट इज गिवन। बिकॉज दिस इज अ फोकल कॉर्ड, तो ये फोकस से पास हो रही है, तो फोकस को सेटिस्फाई भी करेगी। तो x और y के प्लेस पर डाल दो क्या? a कॉमा 0, ठीक है। अगर x के प्लेस पर a डालोगे तो ऐसा हो जाएगा, y के प्लेस पर 0, तो देखो ये वाला टर्म गायब हो जाएगा। राइट साइड में x1 है, x1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर एज इट इज, y1 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। a x1 y1 में रिलेशन मिल गया, हो गया हमारा काम। x y से रिप्लेस कर दो, आंसर x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू a से a भी कट गया, ex अपॉन a। दैट्स इट। ओके, इसका डाउट था? हाँ मैम। लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, area of the rectangle formed by the perpendiculars from the center of the standard ellipse to the tangent and normal at this point whose eccentric angle is pi by 4। Anyway, हमें थीटा को pi by 4 डालना है, इसको भी हम बाद में पुट करेंगे। पहले हम एनी पॉइंट को a cos थीटा a sin थीटा ले लेते हैं, ठीक है। तो पॉइंट भी हमने कंसीडर कर लिया, a cos थीटा b sin थीटा, ठीक है। थीटा को बाद में एट लास्ट ये डाल देना। चलो आगे करते हैं। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल फॉर्म बाय परपेंडिकुलर्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्टैंडर्ड इलिप्स टू द टेंजेंट एंड नॉर्मल, ठीक है। तो टेंजेंट हमने लाइन लिख दी, नॉर्मल लिख देते हैं, तो ये नॉर्मल हो गया, इस तरह से नॉर्मल बन गया। अब हमने करना क्या है, सेंटर से दोनों लाइंस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करने, तो ये हो गया हमारा सेंटर। टेंजेंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये आ जाएगा, से इसको मैंने बोल दिया कुछ भी एन पॉइंट बोल दो, और नॉर्मल पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे तो इसको मैंने एम बोल दिया। हमें करना क्या है, हमें इन दोनों का क्या चाहिए? एरिया ऑफ द रेक्टेंगल फॉर्म्ड, यानी हमें इस रेक्टेंगल का यानी कि CMPN का एरिया चाहिए, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से देखो बच्चों, अगर हमारे पास ये P1 है और ये P2 है, तो P1 P2 का मल्टीप्लाई तो आंसर करना है, हो जाएगा। एक बार टेंजेंट लिखो, एक बार नॉर्मल लिखो, एक बार P1 निकालो, एक बार P2 निकालो, दोनों को मल्टीप्लाई करो, और जो आए उसमें थीटा की जगह पाई बाय 4 डाल देना, जहां जहां थीटा दिखे। ए बी के टर्म्स में आंसर आ जाएगा, इसमें से कोई एक ऑप्शन मैच हो जाएगा अभी। जिसका डाउट था बोलो भाई। हाँ मैम। Yes, समझ ma'am. में आ गया ना? टेंजेंट की इक्वेशन देखो, अभी हम बहुत देर से टेंजेंट पे परपेंडिकुलर लिख रहे हैं, ऐसे नॉर्मल पे परपेंडिकुलर लिखोगे, ठीक है। और फिर P1 P2 को मल्टीप्लाई करके P1 P2 का आंसर आ जाएगा। ए बी के टर्म्स में ए बी और थीटा के टर्म्स में आएगा, थीटा की जगह पाई बाय 4 डाल देना। ओके ओके मैम। ओके ठीक है। मैम। तो नहीं आएगा तो बताऊंगी, लेकिन पहले ट्राई करो खुद से, आसान क्वेश्चन है, इसी तरह की चीजें हम बार बार वही कर रहे हैं। ओके मैम। ओके, तो अब तुम्हारा होमवर्क है, एक तो जो डाउट्स हमने डिस्कस किए हैं वो सारे कर लेना, क्लास रिवाइज करोगे, और हाइपरबोला की वर्कशीट 2 नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ओके ओके मैम। चलो फिर, ओके बाय बाय। थैंक यू। Bye, ma'am.